Just let me know when to start, okay, Shiva? Yes, we can start now. Okay. जो भी साथी हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हैं या फिर इस जूम लिंक के द्वारा जुड़े हैं और जो भी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, सबका आज के हमारे युवा संवाद के सेशन में स्वागत है। मेरा नाम श्रेया है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की मेंबर भी हूँ। और हर हफ्ते NAPM की तरफ से, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट की तरफ से, हम लोग हर हफ्ते एक युवा संवाद का सेशन करते हैं हर सैटरडे को। ये पिछले 1 साल से हम लोग इस चीज को चला रहे हैं और पूरे देश भर में जो भी आंदोलन चल रहे हैं युवाओं के मुद्दों पर या फिर ऐसे आंदोलन जिनको युवा लीड कर रहे हैं, उन पे चर्चा करने के लिए हम वीकली सेशंस करते हैं। तो आज का ही सेशन जो हमारा है वो ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर है और वो ये मुद्दा है दिल्ली विश्वविद्यालय में जो गर्ल्स हॉस्टल है, राजीव गांधी गर्ल्स हॉस्टल, वहां पे वहां की जो लड़कियां हैं, वहां के जो रेसिडेंट्स हैं, वो एक बहुत बड़े आंदोलन को लीड कर रहे हैं, चला रहे हैं और उनको जो हॉस्टल इविक्ट करने का नोटिस दिया गया है, हॉस्टल विकेट करने का जो हॉस्टल छोड़ने का नोटिस दिया गया है, उसके खिलाफ वो एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज का हमारा ये सेशन उसी इशू पे बात करने के लिए हमने ये रखा है और हमारे साथ बहुत सारे स्पीकर्स भी जुड़े हैं जो लड़कियां खुद हॉस्टल में रह रही हैं, हॉस्टल की रेजिडेंट्स हैं, जो हमें बताएंगी कि किस तरीके से लगातार हॉस्टल्स अथॉरिटीज द्वारा उनको हैरेस किया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है हॉस्टल खाली करने की और उनको बोला जा रहा है कि अगर वो नहीं खाली करते हैं तो उनको बाहर फेंक दिया जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन को, DU VC को, प्रॉक्टर को, डीन को भी रीच करने के बाद उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो हम उनसे एक डिटेल बातचीत करेंगे कि कैसे ये आंदोलन शुरू हुआ और किस तरीके से उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अभी क्योंकि कल 9 तारीख को एक मीटिंग हुई थी मैनेजिंग कमेटी की, उस कमेटी में कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, तो उन डिसीजंस पे भी हम एक बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट भी देना चाहूंगी अपनी ऑडियंस को, जो लोग यहाँ जुड़े हैं, कि मतलब ये मुद्दा है क्या। बेसिकली थोड़ा मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना चाहूंगी। तो बेसिकली राजीव गांधी गर्ल्स हॉस्टल जो है वो ड्यूक का सबसे बड़ा गर्ल्स हॉस्टल है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, आप सब जानते हैं, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और कहा जाता है कि जो जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज है उनमें से भी एक है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में अनफॉर्चुनेटली, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर लगातार हम लोग आंदोलन करते आए हैं, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल्स की संख्या बहुत कम है। और जब हम लड़कियों के हॉस्टल की बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर 22 वेमेन कॉलेजेस हैं, उन 22 कॉलेजेस में मुश्किल से शायद 5-6 ऐसे कॉलेजेस होंगे जिनके अंदर हॉस्टल है लड़कियों के लिए। और उन हॉस्टल्स की भी जो फीस है वो इतनी ज्यादा है, 1 लाख 1.5 लाख की, जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाली लड़कियां हैं, जो दलित बहुजन आदिवासी फैमिली से आने वाली लड़कियां हैं, उनके लिए उस फीस को अफोर्ड कर पाना और उस हॉस्टल में रह पाना इम्पॉसिबल है। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो बाहर महंगा PG एकोमोडेशन ले या फिर रूम लेके रहे। तो इसी चीज के ऊपर काफी समय से ड्यू में आंदोलन होता आया है, लड़कियां इस पे आवाज उठाती आई हैं। तो इसी तरीके से राजीव गांधी हॉस्टल में भी जो रेसिडेंट्स रह रही हैं, और जिनमें से 200 रेसिडेंट्स, जो 200 लड़कियां हैं, उनको 22 अगस्त को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक नोटिस दिया और उस नोटिस के अंदर ये लिखा था कि आने वाले 15 दिनों में आपको यूनिवर्सिटी को अपने हॉस्टल को आपको खाली करना है, हॉस्टल को वेकेट करना है। और मैं आपको बता देना चाहूंगी कि लॉकडाउन जब लगा और फिर लॉकडाउन के बाद से जब एक अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई और जब दिल्ली में तमाम यूनिवर्सिटीज खुल गई थी, JNU तक खुल गया था, तब भी जो ड्यू था उसको बंद रखा गया था। तो उसके खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक बहुत लंबा आंदोलन चलाया, रीओपन ड्यू का आंदोलन, और हम लोगों ने हंगर स्ट्राइक की। उसके बाद हम लोग वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर 60 दिन तक इंडेफिनेट स्ट्राइक पे भी बैठे। उस समय बहुत सर्दी का मौसम था, लेकिन उस समय भी स्टूडेंट्स बैठे रहे।
और उसके बाद फाइनली नोटिस आया कि ड्यू अब खुलने वाला है, खुलेगा। और ये एक मतलब स्टूडेंट्स मूवमेंट की बहुत बड़ी जीत थी। और कैंपस खुलने के बाद फिर धीरे धीरे हॉस्टल्स भी खुले, और 2021-22 का जो एकेडमिक सेशन था, उस सेशन में फिर से न्यू स्टूडेंट्स आए और मतलब उनको एनरोल किया गया। तो वैसे ही आरजीएचडी जो हॉस्टल है, राजीव गांधी गर्ल्स हॉस्टल है, राजीव गांधी गर्ल्स हॉस्टल का भी फॉर्म भरा लड़कियों ने, और रजिस्ट्रेशन हुआ, और उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आई जिसमें स्टूडेंट्स का नाम आया, और उसी के बेसिस पे एडमिशन हुआ। लेकिन अचानक से 22 अगस्त को एक नोटिस उनको दिया जाता है जिसमें ये लिखा है कि आपको 15 दिनों में हॉस्टल वेकेट करना है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स चल रहे हैं, पीजी स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं। तो आप सोचिए कि एग्जाम के बीचों बीच आप लड़कियों को नोटिस दे रहे हैं कि आप हॉस्टल खाली करो। और हम सबको पता है कि कोविड के बाद से जो ड्यू का एकेडमिक कैलेंडर है वो काफी क्रंच हो चुका है। तो एग्जाम्स के बीच में बिल्कुल गैप नहीं स्टूडेंट्स को मिला इस बार। जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं या जो रेगुलर हॉलीडेज होते हैं वो भी नहीं मिले, लगातार बैक टू बैक एग्जाम्स हो रहे हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। और जब से कैंपस खुला है तब से जो आसपास के जो पीजी ओनर्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, उन लोगों ने पीजी और रूम के रेट भी काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। तो जब कैंपस खुला तो जो पीजी पहले 8,000 में 7,000 में मिल रहा था, अब उसका रेट 12,000, 13,000, 15,000 रुपए है। तो ऐसे में जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल है, और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो मार्जिनाइज सेक्शन से आ रहे हैं, वही एक कन्वीनियंट जगह है जहां वो रह सकते हैं। ऐसे में एग्जाम के बीच में विमेन स्टूडेंट्स को ये बोलना कि आप कैंपस आप अपना हॉस्टल विकेट कीजिए और कहीं नया अकोमोडेशन ढूंढिए, ये बहुत ही इंसेंसिटिव और एक बहुत ही एंटाई विमेन मेंटालिटी को दर्शाता है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी। तो उसके बाद जब ये नोटिस दिया गया तो जो स्टूडेंट्स थे वो काफी परेशान थे, और उसमें मतलब इवन कुछ ब्लाइंड स्टूडेंट्स भी थे जिनके लिए तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस समय रूम या पीजी ढूंढे। तो उन सब लोगों ने जाके एडमिनिस्ट्रेशन को रीच आउट किया और उनसे पूछा कि आपने ये नोटिस क्यों दिया है, और आप इस तरीके से हमें नहीं बोल सकते वेकेट करने के लिए। लेकिन हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग डीन से मिले, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर से, वाइस चांसलर को भी अप्रोच करने की कोशिश की, जो डूसू यूनियन है उसको भी अप्रोच करने की कोशिश की। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला तो फाइनली जो स्टूडेंट्स हैं वो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के पास गए, और वहां पे उन्होंने एक एप्लीकेशन दी। और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने जब इस स्मॉल करेक्शन श्रेया, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन को अप्रोच किया था। ओके ओके, हाँ, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन के पास स्टूडेंट्स गए, और दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन से मिलने के बाद दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन ने इस मैटर को कंसिडर किया, और उनके एक एप्लीकेशन भेजने के बाद जो हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बाद जो है मतलब हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि ठीक है, हम आपको एक्सपेल नहीं करेंगे, हम आपको अभी हॉस्टल खाली करने को नहीं बोलेंगे। लेकिन 31 अगस्त को फिर से एक नोटिस दिया, और उस नोटिस में ये लिखा था कि अगर आप हॉस्टल खाली नहीं करते हैं, अगर आप जो भी अथॉरिटीज जो है उनके साथ कंप्लाई नहीं करते हैं, तो आपको पर डे 200 रुपए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे हॉस्टल में रहने के। तो हम आपको हॉस्टल से निकालेंगे नहीं, लेकिन आपको हॉस्टल में रहना है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। और साथियों, आरजीएचडी हॉस्टल का एक बहुत पुराना हिस्ट्री रहा है आंदोलनों का, क्योंकि पहले भी हॉस्टल के अंदर फी हाइक हुआ है, और पहले भी स्टूडेंट्स इस चीज के खिलाफ बोलते आए हैं कि ये एक यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, और यूनिवर्सिटी जो है एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है ड्यू, और इसको फंडिंग मिलता है सरकार से, तो कोई मतलब नहीं है कि आप इतना हाई फीस रखे हॉस्टल का। तो पहले भी स्टूडेंट जो है वो फी हाइक के खिलाफ हॉस्टल में लड़ते आ रहे हैं, कर्फ्यू टाइम, मॉरल पुलिसिंग, इन सारी चीजों के खिलाफ जो लड़कियां हैं वो लड़ती आ रही हैं। लेकिन इन चीजों को सुनने के बजाय, इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन उनको नोटिस दे देता है कि आप हॉस्टल वेकेट कीजिए। तो उसके बाद इस नोटिस आने के बाद लड़कियां काफी परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और अभी फिर हम लोगों ने इस चीज पे काफी डिस्कशन किया, और हम लोगों को लगा कि हमें प्रोटेस्ट का कॉल देना चाहिए। तो अभी फिर हम लोगों ने 7 तारीख को आर्ट फैकल्टी के बाहर एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया था, जिस प्रोटेस्ट को काफी लड़कियों ने ज्वाइन किया, हॉस्टल की काफी लड़कियां आई थी। और उस प्रोटेस्ट के जरिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन को एक अल्टीमेटम दिया कि जो 9 तारीख को जो मीटिंग हुई है उसमें आपको जो हमारी डिमांड्स है उन्हें मानना पड़ेगा। अगर आप हमारी डिमांड्स नहीं मानते तो हम एक लंबा आंदोलन चलाएंगे, हम सिट इन करेंगे जब तक हमारी डिमांड्स को नहीं माना जाता है।
तो उसके बाद 9 तारीख को एक मीटिंग हुई जिसमें कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, कुछ बातों को माना गया, कुछ बातों को नहीं माना गया है, जिसको लेकर जो हमारे स्पीकर्स हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको ऐड करना चाहती हूँ अपनी तरफ से, जो कि मुझे लगता है कि जिन पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे विमेन हॉस्टल के बारे में बात कर रहे हैं, विमेन रेसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और देखा जाए तो ये सिर्फ ड्यू का मुद्दा नहीं है। अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें दिल्ली की जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो जामिया हो, जेएनयू हो, इनफैक्ट आप बीएचयू को देख लीजिए। बीएचयू में एक लंबा आंदोलन चला कर्फ्यू टाइम को लेके, और बीएचयू में हम लोगों ने देखा क्या हुआ जब स्टूडेंट्स के साथ हैरेसमेंट होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो गर्ल स्टूडेंट है उसी को ही ब्लेम करता है कि तुम इतने बजे रात को बाहर क्या कर रही थी। और इतना रिग्रेसिव वहाँ का कर्फ्यू टाइम है। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से कोई कपड़े पहना जाती है तो जो वार्डन और प्रोवोस्ट होते हैं वो उनकी मॉरल पुलिसिंग करते हैं। तो इस तरह के पेट्रियार्कल एटीट्यूड और माइंडसेट के खिलाफ बीएचयू के अंदर एक बहुत लंबा आंदोलन चला, और वहां पे फिर स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। उसके बाद हम जामिया में देखें तो 1920 में जामिया के अंदर इतना बड़ा आंदोलन चला कर्फ्यू टाइम के खिलाफ, और इवन लड़कियों ने गेट भी तोड़ दिया था हॉस्टल का जब उनकी बात नहीं मानी जा रही थी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी समय समय पे ऐसा हुआ है कि लड़कियां सड़क पे आई हैं अपनी इस डिमांड को लेकर कि हॉस्टल जो है और एकोमोडेशन का जो मुद्दा है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेमिनिस्ट मुद्दा है। मतलब यूनिवर्सिटी में जो लड़कियां पढ़ने आ रही हैं अलग अलग दूसरे स्टेट से, एकदम केरला से, नॉर्थ ईस्ट से, बंगाल से, और जिनके लिए महंगे पीजीज और रूम अफोर्ड कर पाना जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटी का, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो इन विमेन स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करे। क्योंकि जब कर्फ्यू टाइम की बात आती है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन आगे आके बोलता है कि अरे हम बच्चों, हम तो आपके गार्जियन हैं, और हम तो आपकी सेफ्टी के लिए 5:30 और 6:30 बजे का कर्फ्यू टाइम रख रहे हैं, राइट। लेकिन जब हमारे राइट टू एकोमोडेशन की बात आती है, जब हम ये बोलते हैं कि नहीं, हमारे हॉस्टल की जो फीस है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, हॉस्टल की सीट्स आपको बढ़ानी चाहिए, इवन जो हॉस्टल के अंदर आपको लाइब्रेरी खोलनी चाहिए 24/7, ताकि विमेन स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी एक्सेस करना आसान हो, आपको हमें राइट देना चाहिए कि हम स्टूडेंट यूनियन फॉर्म करें। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो डिमांड रही है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, वो है कि जीएस कैश एक कमिटी हो हर हॉस्टल के अंदर, ताकि अगर कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आता है तो हमारे पास एक मैकेनिज्म हो, एक स्पेस हो जहां जाकर हम उस केस को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये सारी डिमांड्स को एक फेमिनिस्ट इश्यू बनाया है लड़कियों ने पिछले कुछ सालों में आंदोलनों के जरिए, मास मूवमेंट्स के जरिए। लेकिन वही बात है कि इन डिमांड्स को सुनने के बजाय जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें और पीछे ढकेल रहा है। मतलब हमारी ये डिमांड की यूनियन होना चाहिए, उस डिमांड को तो कंसिडर कर ही नहीं रहा। हम जिस हॉस्टल में रह रहे हैं हमें उस हॉस्टल से भी वेकेट करने की कोशिश की जा रही है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक पैटर्न हमको देखने को मिलता है कि कैसे वो एक यूनिवर्सिटी स्पेस को, एक हॉस्टल स्पेस को विमेन के लिए इतना एक्सक्लूजनरी बना रहे हैं, ताकि जो मार्जिनाइज सेक्शन से आने वाली लड़कियां हैं, जो विमेन स्टूडेंट्स हैं, वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच ना पाए। और यहीं से मैं एक और पॉइंट ये भी जोड़ना चाहूंगी कि ये जो नोटिस हमको दिया गया कि आप हॉस्टल खाली कीजिए, या फिर हमसे बोला जा रहा है कि आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा, या बीएचयू के अंदर जो लाठी चार्ज होता है, या फिर स्टूडेंट्स पे जिस तरह के रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं, ये सिर्फ हमारे राइट टू एकोमोडेशन पे हमला नहीं है, ये हमारे राइट टू एजुकेशन पे भी हमला है। क्योंकि हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भी विमेन स्टूडेंट्स दिल्ली जैसे शहर में आके जो पढ़ रही हैं, पहली बात तो दिल्ली आके पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। और ज्यादातर हम लोग एक्सपीरियंस रहे हैं, हम लोग एक पेट्रियार्कल फैमिली से आते हैं, और घर पे लड़ झगड़ के आना और ये बोलना कि नहीं, मुझे हायर एजुकेशन परस्यू करना है, मुझे पीजी परस्यू करना है, मुझे पीएचडी परस्यू करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। और इस चैलेंज को पूरा करके जब एक स्टूडेंट आता है तो आप
उससे उसका राइट टू अकोमोडेशन जब छीनते हैं तो आप उससे एजुकेशन का भी अपॉर्चुनिटी छीन रहे हैं, राइट? तो इस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे राइट टू एजुकेशन पे हमला कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन जो एक प्राइवेटाइजेशन का पॉलिसी जो ड्यू में लाया है और तमाम यूनिवर्सिटीज में लाया है एनईपी के जरिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए, उसको भी उस लेंस से भी हमें इस डिसीजन को देखना पड़ेगा कि आप जब एजुकेशन प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें अकोमोडेशन भी प्राइवेटाइज होगा। फिर क्योंकि एनईपी में तो कहीं सोशल जस्टिस और कहीं पे भी हॉस्टल सब्सिडी का जिक्र नहीं है, तो जब कॉलेज का फीस बढ़ेगा तो हॉस्टल का भी फीस बढ़ेगा। तो एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि मतलब हमें एजुकेशन को प्राइवेटाइज करना है, कमर्शियलाइज करना है, हमें हॉस्टल को भी प्राइवेटाइज करना है, और जो भी लोग इसके खिलाफ रजिस्ट कर रहे हैं उनको हमें एकदम इस यूनिवर्सिटी स्पेस से, एक हॉस्टल स्पेस से उनको बाहर फेंक लेना है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मुद्दे को एक लार्जर कंटेक्स्ट में, एक लार्जर, एक मतलब एक ब्रॉड मतलब इसका जो एक अलग अलग इसके एस्पेक्ट्स हैं उनको देखने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अब जो हमारे स्पीकर्स हमारे साथ आज हैं उनके साथ हम बातचीत शुरू करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे स्पीकर से कि वो 10 से 15 मिनट में अपनी बात रखें और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारे ऑडियंस को बताए कि एक्चुअली में हुआ क्या और क्या पूरा मुद्दा है और अभी क्या डिसीजन आया है और आप लोग आगे क्या सोच रहे हैं उसको लेके। तो हमारे साथ आज 3 हमारे स्पीकर्स हमारे साथ जुड़े हैं। दिव्या है हमारे साथ। दिव्या दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी परस्यू कर रही है और दिव्या इस आंदोलन में एकदम सबसे आगे रही है। उनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रही है इस पूरे मूवमेंट में, और सिर्फ इस मूवमेंट में नहीं, क्योंकि दिव्या आरजीएचजी हॉस्टल की रेगुलर रेसिडेंट है। तो वो पहले भी जो फी हाइक का इशू है वो उठाती आई है हॉस्टल के अंदर। तो आज हम उनसे बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये को लेकर और किस तरीके से उन्होंने इस मूवमेंट को खड़ा किया। उसके बाद हमारे साथ काजल है और दीपांशी है, और काजल और दीपांशी दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं और दोनों ही आरजीएचजी हॉस्टल की रेसिडेंट्स है, और दोनों को ही एक्सपल्शन का जो नोटिस वो मिला था। और इन लोगों ने चाहे मोबिलाइजेशन हो, चाहे आंदोलन को लीड करना हो और मीडिया से बात करना हो, चाहे मीटिंग्स करना हो, हर चीज में इन लोगों ने इस आंदोलन को लीड किया है। तो मैं अब चाहूंगी कि एक एक करके स्पीकर्स जो हैं वो अपनी बात रखें और फिर हम इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं दिव्या से रिक्वेस्ट करूंगी कि दिव्या हमारे ऑडियंस को बताए इस इशू के बारे में। Will it be okay if I speak in English? Yeah, sure, Divya, surely. Okay. First of all, I convey my heartiest thanks to National Alliance for People's Movement for giving me this opportunity. Shreya has already done a good job by briefing us on the background of this whole issue and this whole struggle for justice in our hostel. So I would want to first bring in the issue of the progressive fee hike in our hostel for the past 5-6 years. So this is a self-financed hostel. Rajiv Gandhi Hostel for Girls comes under the Women's Hostel under the University of Delhi. But this was made up in a model that provided this hostel as a self-financed hostel or a self-sustaining hostel. Since the year 2012, the past 10 years, this hostel has been running on a self-sustained mode. And ever since the imposition of GST in 2017 by the central government, there has been a progressive fee hike under 2 subheads of our quarterly charges, the sanitation staff and the security staff. Both are private contract services, and each year when there's a revision in the wage rules, then this being a central university, the hostel is also required to hike the salaries for the sanitation staff and the security staff. Being a self-financed hostel, this hostel receives no funding from the University of Delhi, no funding from the Government of India. For the past 5-6 years, whenever there has been a fee hike, we have always demanded to the hostel authorities, the provost warden and the resident tutor, that efforts should be made from the side of both the hostel and the university to evolve funding to at least contribute to the salaries of the hostel staff, the security staff, the sanitation staff, the gardening staff, the mess staff, the office and the administrative staff. Each of their salaries is actually made from the students' fees. And whenever there has been a consecutive demand from the students, the hostel authorities have
taken it very lightly, and they are like, we have written letters to the university, university has not responded, or university is not taking action, or they say that UGC has been informed about this, but they say that you're a self-finance also, so you have to cater to your own needs. There was no effort to make this as an university funded women's hostel. Our demands have always been taken very lightly. This year, on 16th July, just as the new academic session was beginning, every year the hostel has a meeting regarding how to go about the fee structure and the admission process. So it calls for student representation, and two students from the masters, Deepanshi and Sonal, were the first delegation with the hostel authority on the fee hike and this admission issue. On the 16th July, when Sonal and Deepanshi represented the student community in the hostel authority never came to an agreement on reducing the fee or not go with the existing fee structures for this academic year. They were intimidated in that meeting. They were said that rules are rules and fee hike will happen. You can't do anything about it. You just conduct a meeting and tell all the students to agree to this. We can't help it. So these students were put in a situation where they had to withdraw from their student representation because they were highly harassed by the provost warden and RT. There was a second delegation by the two PhD regular students, me and Anusha, who met the provost warden and RT on 20th July. Uh, there also both the student delegations were called together. The provost warden and RT saw to it that they control us, they dominate us, and they usher in their own version of what they see as justified. So we had to constantly tell them that this fee hike is not justifiable, that funding is an important thing, talking to higher authorities is an important thing, but they paid no heed to our demand. Just before the 20th July meeting with the hostel authority, we had got more than 100 signatures from the hostel residents who all anonymously disapproved the fee hike in the hostel. Then we presented the fee hike disapproval issue to the provost warden and RT. They threw that paper away, saying that what do we do with your disapproval? We don't give a damn about it. I mean, we are going with the fee hike, and you have to agree to the fee hike. I was I would want to focus mostly on the authoritarian attitude of the hostel authorities, their draconian behavior, because it has seriously bothered us women students. When we were talking about the fee hike issue, our body language was questioned, our facial expressions were questioned, the way our body postures were, it was questioned, our voice was questioned. They were always they put us in a situation where we felt very weak and vulnerable. The student representation was not taken up seriously. I remember the resident tutor saying that 40-50 रुपए के लिए चिक 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 मत करो आप लोग, एमसी मीटिंग के सामने हमारी बेइज्जती मत करो, ठीक है, आप लोग फीस पे नहीं करोगे, ये हॉस्टल बंद हो जाएगा, हमें क्या, हम तो अथॉरिटी, हम तो रहेंगे, आपको स्टूडेंट्स को खाली करना पड़ेगा। ये तो फी है तो हर साल होता आया है, सेल्फ फाइनेंस है, यूनिवर्सिटी फंडिंग के लिए अप्लाई करेंगे होता नहीं है, रूल्स नेवर चेंज, रूल्स रिमेन द सेम, हु आर यू टू कम एंड डिमांड दैट रूल्स शुड चेंज। उन्होंने हमें बहुत लाइटली लिया था। हमने कॉन्स्टेंटली डिमांड किया कि आप वाइस चांसलर के साथ एक मीटिंग रखिए, ये जरूरी है इस साल बताना है कि इस हॉस्टल को फंडिंग इवॉल्व होना चाहिए, ये काफी साल से डिमांड रहा है। The provost warden and RT, first of all, they did not engage with us on an equal basis, on a humanitarian basis, and they blatantly refused, saying that we won't talk to the VC, we won't talk to the registrar, the finance officer. तुम लोग को जो करना है, तुमको जो समझ आए तुम कर लो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फी तो हाइक होता रहेगा। So we as students took it upon us the responsibility to write to the vice chancellor, to the dean of colleges, the dean student welfare, the proctor. I had also lodged a public grievance complaint with the Prime Minister's office, had written to Ministry of Education, Ministry of Women and Child Development, to the UGC chairman, to the economic advisor to central higher education institutions, and so many high government authorities on this. And I personally met the VC twice in an informal situation outside 2 seminars, because there's no direct access to the vice chancellor. It's such an imperial structure, it's an imperial system. Students cannot have an equal access to their own vice chancellor in Delhi University. I was forced to meet him on other two separate occasions outside 2 seminars. And in meanwhile, when this was happening, the authorities never took this position of at least meeting with the higher authorities on the fee hike issue. Secondly, what happened, I remember waiting at the finance officer's office for 2.5 hours. There comes a person secretary who says that आपको तो पता है ये मतलब फी हाइक तो होता है, सैलरीज कहाँ से मीट करोगे, ये फंडेड है नहीं, सेमी फंडेड भी नहीं होगा, यूनिवर्सिटी फंडेड भी नहीं होगा, आपको अग्री करना ही पड़ेगा। And when I had to meet the finance officer tells me, आप तमिलनाडु से ही आए हो ना,
इतना आपको दिक्कत हो रहा है फी हाइक को लेके, फंडिंग को लेके, आप अपने तमिलनाडु में रह जाते, यहाँ दिल्ली में आने की आपको क्या जरूरत थी? आपको पता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना खर्चा होगा, डी हॉस्टल में इतना खर्चा होगा, सोच समझ के आप यही यहाँ आई होगी ना, तो यहाँ आके बता रहे हो मतलब ग्रीवेंस लेके बैठ के। I had to tell the personal secretary of finance officer and the finance officer that ये मेरी पर्सनल इशू नहीं है, पर्सनल ग्रीवेंस नहीं है, मेरे हॉस्टल में वेरियस सोशो इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकग्राउंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स है, हर स्टेट से आते हैं, इन सबकी समस्याएं हैं, सबकी हमारी डिमांड है, ये आपको माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। बट विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, द फाइनेंस ऑफिसर टोल्ड मी हम अथॉरिटी कुछ नहीं करेंगे, हम लिख नहीं सकते, आप लोग को जो लिखना है आई काम करो, आप मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट खुद लिखो, देखते हो कुछ सैंक्शन करती है कि नहीं। दिस वाज द रिस्पॉन्स। Meanwhile, what happened? The fee issue was a separate issue. There was a resistance against building on it. But on 18th August, the university, the hostel authority comes to our hostel and meets with the students. And there, the hostel authority brings up this proposition saying that there are these old students who are resisting the fee hike. They are not agreeing to the proposed fee hike structure. Because of which, you people will not be able to be taken as given admission in the hostel. Because the women guest students were taken the previous academic session, they were asking for when our admissions will be done, when will the applications for admission will be open. There, the provost warden gave a statement saying that ये अगर ये कुछ लोग जो फ्री हाइक के लिए मान जाते हैं तो आपका सबका रीएडमिशन हो जाएगा. So this was a very false statement that was put forth by both the provost and the warden, which created a rift between the student communities. The students were given this false hope that if we agree to the proposed fee hike, none will be evicted from the hostel. All women guest students will be made as regular students and they will be given admissions in the hostel. And many students turned against those who were going against the fee hike issue, saying that आप fee hike के लिए agree कर दो, हम सबको admission मिल जाएगा, because they were in a vulnerable situation. They accessed the university space and hostel space after 2 years of COVID pandemic. So for them, accommodation was very important to continue with their classes. So the provost and warden made them feel that vulnerable that they were in a situation that अगर हम fee hike के लिए agree कर देते हैं, तो हमारा accommodation assure हो जाएगा. This divide was deliberately calculated by the provost and the warden, which they themselves dismissed on 30th August meeting with the students, saying that the fee issue was never linked to the readmission of the guest students. Both are separate issues. Who told you? We never gave such statements, and we never gave any assurance of students will be all the guest students will be readmitted back into the hostel. Meanwhile, what happened on 22nd August, as Shreya had already mentioned, there was this notice about forcibly vacating all the women residents, which created a panic. On 25th August, there's another notice talking about imposition of disciplinary action and per day guest charges, which actually put the people in a state of panic and fear and tension, especially when they're giving their exams. On 23rd August, I had to approach the Delhi Commission for Women to put a stay on this whole harsh measures being imposed by the Hostel Authority. Thanks to the Delhi Commission for Women, because it was because of them that students were able to stay put in hostel for all these days. It was because of the Delhi Commission for Women's intervention that they were able to at least stay in the hostel, write their exam, and continue with their classes. But one thing I would want to say, meanwhile when this was happening, there were some students who had completed their exams and they wanted to go to their local guardian's home. They wanted to go to their hometown for a few days. Such women were harassed. They were threatened, saying that you won't be able to go to your hometowns or local guardian's place unless you sign a letter saying that you will have to vacate your room. Either you vacate your room first or you won't be allowed to go to your home. Or they were asked to give their room keys to their friends and they were said if you don't come by the set date, then your friends will vacate your room and you won't be allowed to stay in the hostel. Thirdly, those who had gone home, they were said that once you return, you write in a letter the day you return, you will be asked to vacate the hostel. You should be prepared to vacate the hostel. So many women students have cried in this hostel. So many women students have felt so threatened in this hostel. These are the series of measures which had no logical basis. This vacating notice was not needed. This disciplinary action was not needed. This leave denial was not needed. This imposition of guest charges was not needed. The only argument that the hostel authority gave was we have to start with the regular admission process and we need to prepare the rooms for the upcoming academic session. Now there is no new admissions happening in the hostel. There is no new batch of students coming to the university or to the hostel to seek admission because entrance exams have not taken place. This hostel has 772 seats, which is never filled to its full capacity.
there are only 208 students staying in the hostel with just 40 regular students. It had 400 plus seats vacant. When there are 400 plus seats vacant, what is the need of making 208 women to forcibly vacate the hostel? When no new admissions were being taken place in the university and the hostel, what is the need of vacating the existing residents in the hostel? Thirdly, the authority kept saying that we need more fees to fund this hostel because it's a self-finance hostel. When you remove the 208 students, and how can you run this hostel with just 24 to 30 research students for the next 3-4 months when the admission process happens? Logically, financially, academically, none of our suggestions were taken seriously by the hostel authority. In fact, in one of our spontaneous meeting with the hostel authority, me being a student representative, I remember the provost saying that, who are you to come and talk to me like this? I am the authority. I would say what has to be done in this hostel. I would be the one who will dictate rules. You don't try to be a leader here. You're just a normal student and get out of here. This is the way she behaves with the students. And any student who raises her voice, she is body shamed, or she is authoritatively dealt with, or they are stopped abruptly from expressing themselves or raising their concerns. And over these months, when we see a series of events, that imposition of orders by the hostel authority, what we have seen is the hostel authority treats this hostel as their personal property. They see that this is their farmhouse, this is their personal property, they can do whatever they want, and they see that students are here because of their charity or compassion or some altruistic perspective or something. They don't see how students from different states and socioeconomically, educationally, marginal community are accessing this, which is very important. And this master slave kind of a feudal mentality is something that I feel has to be contested, has to be challenged. And one of our important focus of the struggle has also been to take action against the hostel authorities and to remove them from their posts and appoint hostel authority who are student friendly, humane, and accountable. But in the MC meeting that was held yesterday, that was still not accounted to, which we feel seriously very bad about. Because that is, we were treated so badly and harshly here. We had to call up Delhi Commission for Women. We had to approach the district magistrate. Some of us even went till the Mukherjee Nagar police station to file an FIR for harassment. And we had to return again under some fear and threat. What if some disciplinary action is being taken against us, future will be spoiled. We were put in such a deplorable situation. And I remember on 1st September, when we had a meeting with the Dean and Welfare and the Proctor along with the Provost Warden RT, I brought up this matter of the harassment issue and how we were frightened, intimidated, and threatened with. The proctor says that अगर आप इतनी लड़कियां harass हुई हैं तो आपने मीडिया को क्यों नहीं बताया? I mean, we are crying here and telling you what happened to the past 2 months. You're not even believing us, and you're siding with the Provost Warden and RT. What kind of attitude it is? It has seriously affected our psychological health, our emotional health, our mental health, our academic focus, our educational concentration and everything. And here the authorities were like, hey, we don't trust you. We don't care what happened to you. Jo hua past mein hua, move on. This kind of an attitude is something I feel needs to be seriously contested. And I end my observations here. थैंक यू वेरी मच दिव्या। और मुझे लगता है कि दिव्या ने जो बातें बताई हैं और जो पॉइंट रेज किए हैं वो काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मतलब सैडली ये मतलब जितना ये सुनने में जितना ये शॉकिंग लग रहा है उतना ही ये प्रेडिक्टेबल भी है एक्चुअली, क्योंकि मतलब अगर कोई भी आप किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के फीमेल स्टूडेंट से अगर बात करेंगे जो खासकर हॉस्टल्स में रह रहे हैं तो आपको यही बताएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन का यही मॉडस ऑपरेंडी हमेशा रहता है। इसी तरीके से वो स्टूडेंट्स को हैरेस करते हैं, इंटिमिडेट करते हैं, ताकि कोई भी एंटी स्टूडेंट पॉलिसी जो हो वो बहुत ही आसानी से वो स्टूडेंट्स पे इम्पोज कर सके विथ मिनिमम रेजिस्टेंस। तो जैसे कि दिव्या ने सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई कि राजीव गांधी जो हॉस्टल है वो एक्चुअली एक सेल्फ फाइनेंस हॉस्टल है। और मुझे लगता है कि ये जो सेल्फ फाइनेंस वर्ड है ये अपने आप में ही बहुत एक्सक्लूजनरी वर्ड है, क्योंकि जब हम सेल्फ फाइनेंस बोलते हैं तो हम ये कहते हैं कि ओके, जिसके पास पैसा है, जिसके पास मनी है, वही एजुकेशन या एकोमोडेशन को अफोर्ड कर सकता है। तो यानी कि आपको सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, वो आपके पास कितना कैपिटल है उसके बेसिस पे आप एकोमोडेशन को अफोर्ड कर सकते हैं।
और फिर जैसा कि दिव्या ने बताया कि मतलब जब उन्होंने अथॉरिटीज को अप्रोच करने की कोशिश की, इनफैक्ट जब उन्होंने वीसी से मिलने की कोशिश की तो वीसी ऑफिस में उन वाइस चांसलर से उन्हें मिलने ही नहीं दिया, और मजबूरी में उन्हें लाइक सेमिनार्स में, जिन सेमिनार्स को वाइस चांसलर अटेंड करे थे, वहां जाकर उस सेमिनार के बाहर वाइस चांसलर को अप्रोच करना पड़ा। ऐसा 2 बार हुआ कि उन्हें किसी सेमिनार में घुस कर, एंट्री कर कर वहां पे जाके वाइस चांसलर को अप्रोच करना पड़ा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इतना शेमलेस है कि वो स्टूडेंट्स को वीसी से मिलने तक नहीं दे रहा है। जब वो लाइक प्रॉक्टर से भी मिलने गए तो प्रॉक्टर्स उनकी डिमांड को सुनने के बजाय उल्टा उनसे बोल रहा है कि अरे ये तो फी हाइक तो होगा ही, ये तो हर साल होता है। इनफैक्ट क्योंकि दिव्या तमिलनाडु से आती हैं तो उनको ये भी बोला गया कि अगर आप तमिलनाडु से आई हैं तो आप तो सोच के ही आई होंगी कि ड्यू में इतना खर्चा होता है, अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो आप तमिलनाडु वापस चला जाए। और ये अपने आप में देखा जाए तो एक बहुत ही रेसिस्ट स्टेटमेंट है। और इस तरीके से प्रॉक्टर का स्टूडेंट्स को बोलना कि अगर आप एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अकोमोडेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने स्टेट में वापस चले जाएं, ये इस बात को दर्शाता है कि यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है विमेन स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को लेके। इसके बाद दिव्या ने जो बताया कि जब वो, क्योंकि हॉस्टल में वार्डन होते हैं, प्रोवोस्ट होते हैं, और जो आरजीएजी हॉस्टल है उसमें 8 ब्लॉक हैं, तो हर ब्लॉक का एक लाइक रेसिडेंट मॉनिटर होता है, तो लाइक जो कि उस ब्लॉग को देखता है। तो दिव्या बता रही है कि उन लोगों ने हर किसी को जाके अप्रोच किया, हर किसी को जाके एप्लीकेशन दी ऑफिशियली, और डिटेल में सब कुछ बताया, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उनसे इनफैक्ट वार्डन ने और प्रोवोस्ट ने उनसे झूठ भी बोला, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 31 अगस्त को एक नोटिस दिया था जिसमें ये लिखा था कि अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो आपको पर डे 200 रुपीज देने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स को ये बोला गया कि अगर आप लोग इस फी हाइक के लिए मान जाते हैं तो आप सबका जो एडमिशन है वो सिक्योर हो जाएगा और किसी को भी हॉस्टल से नहीं निकाला जाएगा। तो और ये बात वार्डन ने और प्रोवोस्ट ने खुद स्टूडेंट्स को बोली, और उसके बाद जब 30 तारीख को मतलब जब मीटिंग होती है फिर से, तो वो अपनी ही बात से पलट गया और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, हमने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था, फी हाइक हैज नथिंग टू डू विथ योर एडमिशन, और आपको तो हॉस्टल खाली भी करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे। तो इससे समझ आता है कि कितने प्लान तरीके से मतलब जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, और जैसा कि मतलब किसी ने कमेंट भी किया बीच में कि जब स्टूडेंट्स को हैरेस और इंटिमिडेट करने की बात आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने ऑफिशियल्स है सब एकदम से सेम पेज पे आ जाते हैं, सबको पता होता है कि अच्छा क्या टैक्टिक है। और मतलब ये लोग इतना डरते हैं विमेन स्टूडेंट्स की यूनिटी से, ये लोग इतना डरते हैं लाइक किस महिलाओं के बोलने से, उनके आंदोलनों से, कि मतलब कि लड़कियां इतना परेशान है, लड़कियां रो रही हैं, वो अपने एग्जाम्स में फोकस नहीं कर पा रही हैं, और वो मतलब इनफैक्ट मतलब वो इतना परेशान हो गई है कि लाइक उनको कोई ऑप्शन नहीं समझ आ रहा है, वो सोच रही हैं कि क्या हॉस्टल खाली कर दे। ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हो रही हैं, लेकिन इसको वो एकदम डिनाई करता है, और इवन स्टूडेंट्स को बोलता है कि अरे आपका हैरेसमेंट हो रहा है तो आप मीडिया के पास क्यों नहीं जाते हैं, अरे आपका हैरेसमेंट, मतलब देखा जाए तो ये एक तरह का लाइक विक्टिम ब्लेमिंग भी है कि मतलब आप जिसको ऑप्रेस कर रहे हैं, आप जिसको हैरेस कर रहे हैं, आप उसी को ब्लेम कर रहे हैं हैरेसमेंट के लिए, कि अच्छा अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो टैक्टिक्स हैं ये इसलिए यूज किए गए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत डर गया था ये देखकर कि यार लड़कियां तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और लड़कियों ने तो प्रोटेस्ट का कॉल दे दिया है और इतना मोबिलाइजेशन हो गया है, और उसके बाद फिर मीडिया ने भी जब इश्यू को कवर करना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि मतलब ये जो बात होती है कि स्टूडेंट्स को डराया जा रहा है, एक्चुअली होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट से बहुत डरता है, तभी वो इन सारे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है। और जैसे कि दिव्या ने बताया कि उन्होंने मतलब सिर्फ हॉस्टल अथॉरिटीज और कॉलेज अथॉरिटीज के अलावा उन्होंने लाइक जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन है, और इनफैक्ट जो मतलब इकोनॉमिक एडवाइजर से लेकर जितनी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटीज, सबको लेटर लिखा और कहीं से भी किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जो सरकार भी जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, हमें समझ में आता है कितना हॉलो नारा है। मतलब आप रैलीज में जाकर और लाइक आप स्लोगन इसको लगा देते हैं, लेकिन सही में जब प्रॉब्लम होती है वुमेन स्टूडेंट को तो आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स, किसी भी तरह की मदद उनको नहीं मिलती है। तो आई थिंक ये जो सारी बातें दिव्या ने बताई ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक पॉइंट मिस हो गया, इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ जब एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि आप हॉस्टल वेकेट कीजिए, आपको हॉस्टल में हम रहने नहीं देंगे, दूसरी तरफ एग्जाम्स जिनका खत्म हो गया, जो स्टूडेंट घर जाना चाहते हैं
तो उन स्टूडेंट्स को घर नहीं जाने दिया गया, मतलब जो लीव है उसको डिनाई किया गया, और इस तरीके का माहौल बना दिया गया कि स्टूडेंट्स जो है वो चुप हो जाए, वो एकदम साइलेंट हो जाए और हॉस्टल को बिना किसी लाइक रेजिस्टेंस के वेकेट कर दे। बल्कि हॉस्टल्स में 772 सीट्स हैं और हर साल देखा जाए तो 250 से 300 सीट आरडीएचजी में खाली ही रहती हैं, नहीं भरी जाती हैं। लेकिन फिर भी हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं कि हमें नए स्टूडेंट्स को एनरोल करना है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन का हिपोक्रेसी, उनका शेमलेसनेस, ये मतलब इस पूरे आंदोलन ने इसको एक्सपोज कर दिया। हॉस्टल की लड़कियों ने हॉस्टल का जो असली चेहरा है उसको एक्सपोज कर दिया। और थैंक यू वेरी मच दिव्या, आपने जो बातें बताई मुझे लगता है कि बहुत जरूरी था इनका सामने आना। और हमारे साथ जो हमारे बाकी स्पीकर्स भी हैं, हम उनकी तरफ अब बढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगी कि काजल जो है अपनी बात रखें। ठीक है काजल, आपको आई थिंक नोटिस भी आया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिस नोटिस में लिखा था कि आपको हॉस्टल वेकेट करना है। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों का जब एनरोलमेंट हुआ हॉस्टल में और उसके बाद जब वेकेट करने के लिए बोला तो आप लोगों ने किस तरीके से अप्रोच किया। और जैसा कि दिव्या ने बताया कि इन जनरल मतलब पहले भी हैरेस किया जा रहा था स्टूडेंट्स को, राइट? तो इस आपको क्या लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक जो पूरा एक मतलब बन चुका है, एक उनकी आदत बन चुकी है, उनका तरीका बन चुका है फीमेल स्टूडेंट्स को सब्जुगेट करने का, इस मतलब इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया श्रेया। आप सुन पा रहे हैं मुझे? एक बार कंफर्म करके बताइए। हाँ काजल, आपकी आवाज आ रही है एकदम। तो सबसे पहले मैं नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट जो मंच है उसका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मीरा जी का भी धन्यवाद और श्रेया जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमें राजीव गांधी हॉस्टल फॉर गर्ल्स की छात्राओं को मौका दिया कि उनके मंच पे आकर अपनी बात, अपना एक्सपीरियंस हम शेयर कर पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने, इस पूरी टीम ने जिसने अभी 2 दिन से बहुत मेहनत की है इसको करने के लिए, जिन ग्राफिक्स और जितना भी जो भी काम है उसको करने के लिए जो 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम काजल है और मैं राजीव गांधी हॉस्टल में ही रहती हूँ। मैं मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस की 2nd ईयर की छात्रा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी ये बोलकर कि जो हमारा जो स्ट्रगल रहा है अभी 2 महीने से, उसका फाइनली कल वो कल्मिनेट हुआ, या फिर हम कल्मिनेट तो नहीं बोलना चाहिए, उसने कल एक इम्पॉर्टेंट एक विक्ट्री हासिल की है। कल एमसी मीटिंग के में जो डिसीजन आया वो प्रो स्टूडेंट था, वो प्रो विमेन डिसीजन था, और हम इस चीज़ के लिए बहुत सभी का धन्यवाद, श्रेया जी का और सभी ऑर्गेनाइजेशंस, सभी लोग जो हमसे जुड़े और हमारा जिन्होंने साथ दिया, हमारा सॉलिडेरिटी किया, पूरा हमें एडवाइस किया, सपोर्ट किया, उन सभी का धन्यवाद। तो दिव्या दी ने वैसे काफ़ी हद तक बातें आपको बता दी हैं, पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझा दी है, और श्रेया जी ने भी काफ़ी हद तक चीज़ें बता दी हैं। कुछ बातें हैं जो मैं ऐड करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि जो हमारा हॉस्टल है, राजीव गांधी हॉस्टल है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा छात्रावास या वुमेन्स हॉस्टल है। इसमें करीब 800 के करीब इसमें सीट्स हैं, जिसमें भारत के अलग अलग कोनों से और डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की लड़कियां जो हैं वो आती हैं और पढ़ती हैं। तो ये जो हमारी लड़ाई थी, सबसे पहले तो जो हर साल इस हॉस्टल में फी हाइक का जो मुद्दा है, ये हॉस्टल एक सेल्फ फंडेड हॉस्टल है जैसा दिव्या दी ने बताया। तो यहाँ पर जो इनका जो सोल सोर्स ऑफ इनकम है वो बच्चों से, जो स्टूडेंट्स से जो फी आती है वही इनका सबसे ओनली सोर्स ऑफ इनकम है। यूनिवर्सिटी से इनके पास कोई पैसा, जितना हमें बताया गया है स्टूडेंट्स को, कि इनके पास कोई पैसा नहीं आता, और ये सारा जो भी यहाँ का कामकाज चलता है वो स्टूडेंट्स की फीस से ही चलता है। तो हर साल इस हॉस्टल में
अलग अलग नाम पर स्टाफ की सैलरी हो गई या सिक्योरिटी, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर या अलग अलग चीज़ों के नाम पर हमारी जो फी है वो बढ़ाई जाती है। और ऑलरेडी राजीव गांधी हॉस्टल की फीस बाकी अगर हम गवर्नमेंट फंडेड और पब्लिक फंडेड जो हॉस्टल्स हैं उनसे अगर हम कंपेयर करके देखें तो वो ऑलरेडी वो फीस बहुत ज़्यादा है। और इस साल भी हर साल की तरह ये फीस बढ़ाई गई। तो जो लोग इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, जिनमें से दिव्या दी भी एक हैं, तो वो लोग हर साल इस चीज का विरोध करते हैं, इस चीज को अपोज करते हैं और अथॉरिटी के सामने अपनी बातें ये रखते हैं कि हम नहीं पे कर सकते ये है, बट उसका कुछ उससे कुछ अथॉरिटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और हर साल हमारी फीस बढ़ाई जाती है। इस साल क्या हुआ है कि वही इन्होंने हमें नोटिस आता है कि आपकी फी को ऐसे ऐसे बढ़ाया जाएगा, जिसका सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ होकर इसको अपोज किया कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वही जो हर साल जो चलता है वही चला। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत चालाकी से और बच्चों को छात्राओं को डिवाइड करने के लिए एक ये टैक्टिक खेला है जो भी है कि इन्होंने फीस का मुद्दा और जो रीएडमिशन का मुद्दा है उसको इन्होंने आपस में जोड़ दिया। और ये बातें कही गई कि अगर आप फी हाइक के लिए मान जाते हैं तो सभी जो गेस्ट स्टूडेंट्स को जो इस एकेडमिक सेशन में जिन्होंने दाखिला लिया है राजीव गांधी में, उन सबको परमानेंट कर दिया जाएगा, उनको रेगुलर स्टूडेंट्स बना दिया जाएगा। ये बात उन्होंने बोली, जिससे स्टूडेंट्स में एक कमोशन, एक डिस्टर्बेंस पैदा हो गई कि हम क्या करें और कैसे इस चीज को आगे इसको ले करना है, क्या क्या हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां जो कि एक थोड़े से बेटर इकोनॉमिक फैमिली इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आती हैं, उन्होंने इस चीज को मान भी लिया कि ठीक है, अगर थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, हमें रहने को तो मिलेगा। बट ये चीज बहुत गलत है क्योंकि कुछ लोग शायद इस बढ़ी हुई फीस को अफोर्ड कर पाए, बट सब इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्रशासन ने जो ये फैसला और जो उन्होंने बच्चों को कंफ्यूज करने का ये जो इन्होंने डिसीजन लिया, ये बहुत ही एक इनके पार्ट पे एक बहुत गलत डिसीजन और मैं मानूंगी। तो ये इन्होंने किया। उसके बाद से क्या हुआ कि ये रीएडमिशन और फी हाइक का जो मैटर है ये आपस में जुड़ गया और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। तो जो लोग, जो दिव्या भी थे और जो हमारे जो सीनियर्स हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी फी के लिए लड़ रहे थे, उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से के आगे ये मांग रखी और उनसे ये सवाल भी पूछा कि आप इसको इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं और आप इसको अलग रखिए, अलग मुद्दा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे पैतरे जैसे बोलते हैं, सारी टेक्निक अपनाई है बच्चों को डिवाइड करने की और आपस में जिसे कहते हैं कि कंफ्यूजन पैदा करने की। तो ये हमारी बात है। तो ये सब जब चल रहा था तो अगस्त के महीने में जब पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक क्रॉस डिपार्टमेंट्स सभी के एग्जाम्स चल रहे थे, तो उसके दौरान एकदम से 22 अगस्त को हमारे पास एक नोटिस आता है कि जो भी गेस्ट रेजिडेंट्स इस एकेडमिक सेशन 21-22 में जिनका दाखिला हुआ है, उन सबको एग्जाम्स के विद इन अ वीक आपको अपना हॉस्टल खाली करना है, वेकेट करना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। और डिसिप्लिनरी एक्शन उसको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया कि किस तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। तो उन्होंने बस उस पर मेंशन किया और नोटिस भी ईमेल के थ्रू यहाँ की अथॉरिटी भेजती है। तो उसमें ये मेंशन किया गया कि अगर आप विद इन अ वीक खाली नहीं करते हैं तो आप पर डिसिप्लिनरी जो डिफॉल्टर्स होंगे, डिफॉल्टर्स टर्म यूज करी गई हम बच्चों के लिए कि उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो इस चीज ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया सबको, बहुत ज्यादा एक मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस सबको, मतलब सबको बहुत ज्यादा इससे बढ़ गया क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम्स चल रहे थे। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और कैसे, कहाँ जाया जाए, क्या करे, कैसे अप्रोच करे इस सिचुएशन को, क्या क्या करना चाहिए। तो बच्चों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट और मेरा पर्सनली एग्जाम्स पे इस चीज का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। ये एकदम से जो नोटिस आया है उसने बहुत ज्यादा सबको स्ट्रेस दिया, सबको बहुत ज्यादा प्रेशर एक बन गया कि हमें एकदम से तुरंत खाली करना पड़ेगा और हम कहाँ जाएंगे। ये सब चल रहा था और जैसे तैसे बच्चों के एग्जाम्स बीते। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि
क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन के बच्चे रहते हैं, तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त और बहुत सारे बच्चों के फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक भी एग्जाम्स चले हैं। और इसके दौरान ही जब ये सब चल रहा था और पूरा डिस्टर्ब इन्होंने कर दिया बच्चों को, और जो भी इन्होंने एक मेंटल, एक एंजाइटी, स्ट्रेस सबको दिया कि आपको खाली करना पड़ेगा, उसके बीच दोबारा फिर 31 अगस्त को एक नोटिस आता है कि क्योंकि आप लोगों ने अभी तक खाली नहीं किया है और आपने उनको बताया भी नहीं है ये कि आप कब खाली करेंगे, कोई आपने हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो 1 सितंबर से आप लोगों पे फाइन लगाया जाएगा और आपको 200 रुपीज जो हमारा रेंट है वो, और प्लस जो हमारा मेस का चार्ज आता है जो कि अराउंड 3000 रुपीज हर मंथ आता है, मतलब अप्रोक्स 300 रुपीज पर डे आपको पे करना पड़ेगा आज से। और पे करने के बाद भी आप जैसे सितंबर में पे करेंगे उसके बाद भी आपका कोई श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी इन द सेंस कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रहने दिया जा रहा है, फिर भी आपको खाली करना पड़ेगा और आपके ऊपर है वो, अब आप कब कल खाली करते हो, परसों खाली करते हो। मतलब उनका ये कहने का मतलब था कि अब क्योंकि आपने अभी तक खाली नहीं किया तो अब आपको हर दिन इस हॉस्टल में रहने के लिए 300 रुपए पर डे पे करना पड़ेगा। ये उनकी एक बहुत ही, एक मैं मानूंगी बहुत गलत और बहुत ज्यादा इमोरल और अनएथिकल एक मूव था बच्चों को बाहर निकालने के लिए, ताकि बच्चे खाली कर दें और हॉस्टल छोड़ दें इस चीज को सोचकर। बट बच्चों ने नहीं छोड़ा और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम नहीं करेंगे खाली, और ये हमारा हॉस्टल है, हम यहाँ पर पूरे अपने पूरे मेहनत से पूरा एंट्रेंस एग्जाम देके मेरिट से हमने पूरा यहाँ पे दाखिला लिया है इंटरव्यू के बाद और सबके बाद, और हम डीयू के स्टूडेंट हैं। हम ऐसा तो है नहीं कि हम डीयू से जा रहे हैं, ऐसा कुछ है, बस अपने सेकेंड ईयर में हमारा प्रमोशन हो रहा है, तो खाली करने का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर हमें आपको हॉस्टल नहीं देना था तो आप हमें पहले ना देते, ये बीच में हमें पहले आपने बुला लिया, हमें हॉस्टल दे दिया, और आप अब मिड क्लासेस, मिड से आप, हमारा कोई ब्रेक नहीं है बीच में, और अब आप हमें एकदम से बोल रहे कि आप खाली कर दीजिए। तो बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया कि हम खाली नहीं करेंगे, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन फिर और ज्यादा उन्होंने इस चीज से वो इरिटेट हो गए और गुस्सा हो गए। तो फिर जो हमारी जैसे दिव्या दी इस चीज के लिए पहले से लड़ रहे थे, तो हमारी जो कोर टीम उसके बाद जो बनी, जो 8-10 लोगों की जिन्होंने इसके बाद इस पे काम किया, तो हमने, क्योंकि बच्चे सब परेशान थे, स्टूडेंट्स सब छात्राएं परेशान थी, बट एक स्कैटर्ड सा माहौल था हॉस्टल में, मतलब स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सबके मन में अलग अलग बातें चल रही थी उस टाइम। तो हमारी जो कोर टीम बनी, हमने सबको इकट्ठा किया उसके बाद, और बहुत सारी हमने इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान हमने GBM, जो जनरल बॉडी मीटिंग हमारे हॉस्टल में होती है, हमने वो भी रखी स्टूडेंट्स को ये समझाने के लिए कि और इस चीज पे आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम सारे स्टूडेंट्स एक साथ आ पाए और इस पे एक्शन लिया जाए और अथॉरिटी के को हम इस चीज पे अपोज करें। तो ये चीज है। और फिर उसके बाद क्या हुआ है कि जब ये मीटिंग सब चल रहे थे, तो हमने इस चीज को जब अपोज करने के लिए हम अथॉरिटी को हमने रीच आउट किया, और जब हम जो हमारी प्रोवोस्ट मैडम है पूनम सिलोदिया जी, तो उनसे हमने मीटिंग रखी, बच्चों ने उनको बुलाया कि आप आइए और हमसे बात करिए, हमारी बात सुनिए। तो पूनम सिलोदिया जो मैम है हमारी, जो प्रोवोस्ट हैं, उनका रवैया बहुत ही खराब था। उन्होंने हमारी ना तो पूरी तरीके से बात सुनी, और ना उन्होंने कोई भी एक जिसे कहते हैं सोल्यूशन तो नहीं बोलना चाहिए, बट उन्होंने हमारी बात भी नहीं सुनी। हमारे कंसर्न्स, जो स्टूडेंट्स के कंसर्न्स थे, जो रेजिडेंट्स के कंसर्न्स थे, उन्हें भी ज्यादा कुछ अहमियत नहीं दी, और हमें हर तरीके से टारगेट करने का और पर्सनली मार्क करने का। जैसे अगर हम प्रोवोस्ट को ये भी बोल रहे हैं कि मैम, कोई भी, जैसे कोई भी छात्रा आगे आके मीटिंग में ये बोलती कि मैम ये गलत है और आप इसको कंसिडर करिए, ऐसे करके, तो उसको पर्सनली मार्क करा गया, उसको पर्सनली उसका नाम पूछा गया, उसका नाम लिखा गया। तो ये सारी चीजें इन्होंने इसलिए की ताकि स्टूडेंट्स कोई आगे आके अपनी बात ना रखे, कोई अपना कंसर्न ना करे, और बच्चे डर जाए कि हमें पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, मार्क करा जा रहा है, तो हमारे पे कोई एक्शन ना हो जाए। ये सारी चीजें अथॉरिटी ने हमारे साथ की हैं। तो लेकिन बच्चों का इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, और क्योंकि सबको पता था और ये बात कि हम कोई यहाँ पे गलत नहीं रह रहे हैं और हम कोई चैरिटी पे नहीं रह रहे हैं,
तो बच्चों ने अपना एक साथ जो उनकी जो एकता थी उसको बनाए रखा, जिससे कि अथॉरिटी ने फिर आगे हमें और भी बहुत सारी चीजें करके जो वुमेन स्टूडेंट्स को हरास करने की भी बहुत तरह से कोशिश करी। तो बात ये है कि जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें मोस्टली विमेन अथॉरिटी है, जो हमारी प्रोवोस्ट हैं, वार्डन है और जो आरटी है। बट वो औरत होने के बावजूद उन्होंने मतलब एक होता है कि उनका भी एक बहुत ज्यादा पेट्रियार्कल और एक मिसोजिनिस्ट माइंडसेट है, वो भी एक उसी स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो कि एक औरत होते हुए भी एक समझते हुए भी कि एक आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है पढ़ने के लिए, और हमारे समाज में कितना ज्यादा दिल्ली जैसे शहर में आकर रहने के लिए और अपने वो करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना रहना, खुद एक औरत होने के बावजूद मतलब एक उनकी इतनी एंटी विमेन और एक एंटी विमेन एजुकेशन में बोलूंगी हर तरह से उनकी सोच है, और उन्होंने जो भी किया हमारे साथ, तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और बहुत एक अपसेटिंग था सारे रेजिडेंट्स के लिए कि हमारे जो अथॉरिटी है वो खुद मतलब औरत होते हुए, खुद समझते हुए उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया और हर तरह का हरेसमेंट किया गया। तो और बहुत सारी चीजें हुई जो ये 2-3 महीने का जो पूरा टाइम पीरियड था, इसमें हमने अथॉरिटीज को लिखा, वाइस चांसलर को लिखा, और जितना भी डीन ऑफ सोशल वेलफेयर करके हैं, और मिनिस्ट्री में भी लिखा, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन में लिखा। तो जितना भी हमें मतलब जगह जगह पर ये फेस करना पड़ा कि पूरा जो मतलब स्ट्रक्चर है ना, वो एक बहुत ज्यादा इस चीज के अपोजिंग है। वो चाहे ऊपर से ये भी ना भी बोले कि ठीक है कोई नहीं, अब क्या कर रही है सब है, बट कहीं ना कहीं पता लगता है थोड़े टाइम बाद, आप उनसे इंटरेक्ट करोगे, आप उनसे बात करोगे कि कैसे उनके जो रूट्स हैं, जो आप अगर देखेंगे तो वो अभी भी बहुत ज्यादा पेट्रियार्कल और बहुत ज्यादा एक उस तरह से है। तो ये चीज है, जैसे मैं एक मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है कि जब हम पुलिस स्टेशन में गए हैरेसमेंट की कंप्लेंट करने प्रोवोस्ट के खिलाफ, तो वहां पर जाते ही रिसेप्शन पे दिव्या दी थे और हम भी सब साथ थे, तो जाते ही सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि आप केरला से हैं क्या, आप केरला से आती हैं? तो हमने ये बोला कि सर सब हर जगह के बच्चे हैं, हर जगह से अलग अलग जगह से बच्चे हैं हॉस्टल में, कोई ऐसे एक जगह से नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि नॉर्थ इंडिया से कोई है यहाँ पे, नॉर्थ इंडिया से। तो ये सारी बातों का वैसे कोई मतलब नहीं पूछा बनता उस टाइम पे, बट फिर भी ये बातें बोली जाती हैं, और जिस तरह से ट्रीट करा जाता है, आप जाते हो तब सीरियसली भी नहीं लिया जाता कहीं पे भी। तो बहुत सारी चीजें हैं, और एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये एक छोटा सा सिर्फ ये शुरू हुआ रीएडमिशन से और इस चीज से, बट इसके दौरान जो 2-3 महीने का टाइम पीरियड था, इसमें मतलब जो इंटरनली जो डीप रूटेड जो पेट्रियार्कल सोच है एक यूनिवर्सिटी स्पेस में और जो हमारे समाज की है, वो बहुत ज्यादा देखने को मिली और समझ में भी आई। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स का बहुत रिजॉल्व था और उनको पता था कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और उनका हक है इस स्पेस में रहने का, हॉस्टल में उनको पूरा हक है कि वो हॉस्टल में रहें, वो इस यूनिवर्सिटी के बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं, वो कोई चैरिटी पे नहीं रह रही, वो किसी के एहसान से यहाँ पे नहीं रह रही। तो लास्ट में अथॉरिटी को झुकना पड़ा और उनको ये बात माननी पड़ी कि उनका जो मूव था वो बहुत ही गलत था और उसका बहुत गलत इम्पैक्ट भी पड़ा, और लास्ट में विमेन रेजिडेंट्स की जीत हुई। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी, बाकी दीपांशी शायद अब और कुछ बात रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ सॉरी। तो बहुत बहुत शुक्रिया काजल। और काजल ने काफी इम्पोर्टेंट बात बोली कि मतलब ये जो आंदोलन था ये रीएडमिशन के मुद्दे से शुरू हुआ, लेकिन इस आंदोलन ने एडमिनिस्ट्रेशन का, हॉस्टल अथॉरिटी का जो एक पेट्रियार्कल चेहरा था वो हमारे सामने ला के रखा, और हमें समझ में आया कि इस चीज को चैलेंज करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम मतलब हमेशा यूनाइटेड रहे और एक बड़ा मास मूवमेंट खड़ा करें इसके खिलाफ, जो कि हम लोगों ने किया है। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से रखना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि सारे स्पीकर्स इसको एड्रेस करें, क्योंकि हम लोगों ने जैसे कि बात की कि 9 तारीख को एक मीटिंग हुई थी मैनेजिंग कमेटी की,
तो जो हमारी डिमांड्स थी कि स्टूडेंट्स को हॉस्टल वेकेट ना करवाया जाए और जो फी हाइक हुआ है उसको रिवोक किया जाए, तो क्या इन डिमांड्स को उन मीटिंग्स में माना गया और मतलब किन डिमांड्स को एक्सेप्ट किया गया, इस पे अगर थोड़ा सा आप लोग थोड़ा डिटेल बता दें लोगों को तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। और मुझे लगता है दीपांशी अगर शुरुआत करे, दीपांशी आप अपनी बात रखते हुए इस चीज के ऊपर बोलें कि मीटिंग में एक्चुअली क्या डिस्कशन हुआ, क्योंकि दिव्या मीटिंग में थी, राइट दिव्या, यू वर इन द मीटिंग राइट, सो आप भी इस पे एक बताएं कि मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, किन किन डिमांड्स को एक्सेप्ट किया गया। तो यस दीपांशी, यू कैन स्टार्ट। Hello everyone, thank you for giving us this platform. It started, I think, first meeting में जो था, I and Sonali were the representative. हमने रिप्रेजेंट किया था फर्स्ट मीटिंग में। सो जैसे वो मीटिंग का एक्सपीरियंस आई थिंक मेरा सबसे खराब एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मतलब मुझे, अगर मैं पीछे देखूँ तो फिर पहले भी हम लोग जाते थे ऐसे इश्यूज को अगर हम करते थे, रेस करते थे, लेकिन ऐसे एक्सपीरियंस कभी फेस नहीं किया जो उस मीटिंग में किया। तो वहाँ पे जब हमने पहले तो हमारे जो हॉस्टल में है वहाँ पे कोई यूनियन नहीं है, तो ऐसे ही दो रिप्रेजेंटेटिव को वो किया गया था, सेलेक्ट किया गया था। हम गेस्ट थे, बट सिंस हमारे, क्योंकि हमें पीएचडी जो स्टूडेंट्स थे वो फ्री नहीं थे उस टाइम पे, तो बोला गया था कि गेस्ट आगे जाएंगे। और क्योंकि हर किसी को सीखना ही पड़ेगा, हर समय पीएचडी का स्टूडेंट्स नहीं जाएगा, तो इनको ही भेज दिया जाएगा अभी के मीटिंग में। तो हम जब पूरी जो भी अब जो भी रिप्रेजेंट करता है उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हर चीज प्रिपेयर एज इन लाइक पूरा बैकग्राउंड एज इन की क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, हम गए थे। तो मीटिंग में जब हम बैठे तो हमने, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस इतना बुरा था उस मीटिंग में कि जो हमारी जो वार्डन थी वो इतना चिल्लाई जा रही थी, और उनको कुछ भी बोलो वो प्यार से बात ही नहीं करती थी। मैंने इतने प्यार से बोले तो इतने लो वॉइस में बात करी, क्योंकि जो नेक्स्ट तो मेरे साथ रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मुझे बोला कि दीपांशी, मैं रेज भी करना चाहती थी बीच में वॉइस, क्योंकि वो इतना मेरे पे चिल्लाई जा रही थी, उनपे भी चिल्लाई जा रही थी। मतलब अगर तुम आवाज रेस करोगी तो ये तुम्हारे करेक्टर पे और बहुत बहुत कुछ बोलने लग जाएंगी। तो और हम गेस्ट हैं तो हम टारगेट हो सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंट को वो डर नहीं होता कि उसको कभी भी फेंक दिया जाएगा, लेकिन गेस्ट रेजिडेंट को वो होता है कि उनको कभी भी फेंक दिया जाएगा। और इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो गेस्ट है उनका कोई मतलब ऐसे हमको बोला नहीं गया था। हमको बोला गया था जब मैंने एडमिशन लिया, मेरा तो पूरा प्रॉपर रिगरस प्रोसेस था, एक मंथ का प्रॉपर, मतलब पूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ सब कुछ हुआ था। और हर दिन मतलब मुझे लगता है 5-6 दिन मैं यहाँ पे भागी हूँ, कभी फॉर्म लेने, तो कभी इनका टाइमिंग भी मैच होता था, कभी बोलते ये डॉक्यूमेंट आपका नहीं है, कभी आप ये लाइए वो लाइए। और प्रॉपर फर्स्ट मेरा मेरिट लिस्ट में नाम था तब मुझे एडमिशन मिला। मेरी दूसरी एक फ्रेंड थी, क्लास में थी, उसका थर्ड लिस्ट में नाम था, आई गेस मेरिट, उसको नहीं मिला गया था। लेकिन पता है इनका एक और चीज जो बहुत गलत है दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्टल का, कि इनकी कोई यूनिफाइड हॉस्टल पॉलिसी नहीं है। they don't have any unified hostel policy. Every hostel follows like different hostel policy, and वो they make according to them only, like। तो फिर जैसे कि मेघदूत हॉस्टल में अप्लाइड, और वहां पे मेरा नंबर नहीं आया, जबकि मुझे यहाँ पे हॉस्टल मिल गया था। तो मैंने वहां पे पूछा कि मुझे मेघदूत में क्यों नहीं हॉस्टल मिला, जबकि मुझे राजीव गांधी में मिला। तो वो बोली कि हम गेस्ट पे ही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है, जिसका फॉर्म पहले सेलेक्ट होगा उसका, मतलब जो जो पहले फॉर्म सबमिट करेगा उसको हॉस्टल मिलेगा, जिसने लेट में सबमिट किया उसको उस हिसाब से मिलेगा। तो जो मेरी फ्रेंड थी जिसको यहाँ पे नहीं मिला, उसने वहां पे आई थिंक उसका फॉर्म नंबर मेरे से काफी, उसने पहले सबमिट किया तो उसको वहां पे मिल गया था। तो एक हॉस्टल पॉलिसी कोई फॉलो ही नहीं हो रही, यहाँ पे मेरिट पे हो रहा है, वहां पे कुछ और हो रहा है। तो इसमें बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हो रहा है। तो मतलब अपने हिसाब से इन्होंने रूल्स बनाए थे, कुछ भी करते हैं ये लोग। उसके बाद जब हम लोगों का वो अंडरटेकिंग साइन करवाया गया था, उसमें मैंने पूछा था कि मैम ये अंडरटेकिंग किस लिए, तो बोला गया था कि बेटा कोविड चल रहा है, अनसर्टेनिटी है, हमें भी कुछ पता नहीं है, आपको भी कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए कर रहे हैं। फिर आपको बाद में तो वो परमानेंट कर लेंगे, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, ऐसे ही साइन करवा रहे हैं क्योंकि कोविड गाइडलाइंस के तहत, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हमें बोला था, हमको फॉलो करना पड़ रहा है। तो मुझे लगा कि ये भी हो सकता है। और इंटरव्यू में इतने स्टूपिड से सवाल पूछते हैं ये लोग। मुझसे पूछा गया था कि आपके
मतलब इंटरव्यू पहले तो हॉस्टल के लिए होना क्यों चाहिए, मुझे तो वो भी समझ नहीं आया। लेकिन अगर होता भी तो पूछते हैं कि अच्छा आप किस स्टेट से, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एल्टीट्यूड बताइए, ये सारे स्टूपिड सवाल पूछते हैं। अच्छा आपके जो लोकल गार्जियन है, मेरे कोई लोकल गार्जियन यहाँ पे है ही नहीं। और ये लोकल गार्जियन का कॉन्सेप्ट ही पहले तो ये है कि मतलब कहाँ हम लोग जो दिल्ली में पढ़ने आते हैं वो डिफरेंट, वो उसके लोकल गार्जियन यहाँ पे हो। तो मतलब मैंने उनको समझाया भी था कि मैम है नहीं, पर किसी और के थ्रू मैंने, मेरे पापा के कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने, तो उनके बारे में पूछने लगा अच्छा वो क्या करते हैं। ये सारे स्टूपिड क्वेश्चन ये इंटरव्यू में पूछते हैं। तो ये सब इनका प्रोसीजर होता है। उसके बाद ये बोला गया था कि सॉरी, तो इसके बाद जब वो वाला मीटिंग वाला जो चीज हुआ था उसमें मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि जो जिसमें मतलब फीस का स्ट्रक्चर डिसाइड होना था। तो जब मैं उनको बोली थी कि मैम हमारा फीस कम होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, तो वो जो जो आती थी रेजिडेंट ट्यूटर, वो तो मुझे बोली कि हम तो फीस बढ़ाने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे। इतने गंदे तरीके से वो बंद कमरों में मीटिंग करके इंटिमिडेट करते हैं। जो मैंने उनको प्रोसीजर पूछा ये कि किस बेसिस पे है, वो आप पे ही चिल्लाते हैं, कोई आंसर आपको देते नहीं है। और मतलब वो चाहते हैं कि आप चुपचाप रहो, आप उनकी बातें सुनते रहो, वो आप पे चिल्लाते रहेंगे क्योंकि आप उसके लिए ही बने हो, आप अपनी वॉइस रेज नहीं कर सकते वहां पे। और वो इतना डिस्टर्बिंग था, वो मीटिंग इतना डिस्टर्बिंग था कि मैंने नेक्स्ट डे डिसाइड किया कि आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस मीटिंग, आई हैव टू रिजाइन। तो मैंने दिव्या दी के पास गई कि मुझे ये मीटिंग नहीं रहना है, मुझे रिजाइन करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। मैंने उनको बताया कि ये हुआ अंदर, और बहुत वो लोग किस तरह इंटिमिडेट करे, किस तरह वो आपको रेज ही नहीं करना चाहते हैं, वॉइस ही नहीं रेज करना देना चाहते हैं। तो फिर मैंने जब रिजाइन किया था तो इतना फनी है कि मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। मतलब मेरे को आई थिंक 5 एप्लीकेशन लिखनी पड़ी थी उसी दिन, मतलब, और रात की 9 बजे उन्होंने एक्सेप्ट किया। जब मैंने 4 पेज की एप्लीकेशन सबमिट करी कि मैम ये चीजें हैं, मुझे पहली वाली एप्लीकेशन हेल्थ ग्राउंड पे वो कर दी कि अच्छा अगर है, मैंने बोला कि मेरे को हेल्थ रीजन, तो बोलती है अच्छा हेल्थ सर्टिफिकेट लाइए। दूसरे में बोलती है कि रीजन आया वो नहीं है। तीसरा मतलब इस तरह पूरा दिन उन्होंने इतना डिस्टर्ब किया था, मुझे ऑफिस में ही बिठा के रखा। और मेरा नेक्स्ट डे सबमिशन था मेरे असाइनमेंट का, और मैं वो कर ही नहीं पा रही थी, उसकी वजह से वो भी स्पॉइल हो गया। मुझे इतना गुस्सा उनको देख के आ रहा था, जस्ट बिकॉज मैं गेस्ट रेजिडेंट थी। तो मुझे तो इतना इंटिमिडेट किया गया था कि हाँ मतलब ऐसे। और फिर भी वो बंद नहीं हुए। नेक्स्ट डे जब दूसरी मीटिंग थी जिसमें दिव्या दी और दूसरी दी रिप्रेजेंट कर रही थी, उसमें इन्होंने क्या किया कि मुझे भी उस मीटिंग में बुलाया गया। तो मैंने बोला कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है इस मीटिंग में। तो मैं कॉलेज में थी, मुझे लगता है एटलीस्ट मुझे 20 कॉल्स आए थे होंगे उस दौरान में, और मैं पिक नहीं करी, फिर भी कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, इतना परेशान कर रहे थे। और मुझे बोला गया कि 4 बजे मीटिंग है, आपको आना ही पड़ेगा। जब मैंने बोला कि मैं नहीं आ सकती इस मीटिंग में, तो बोलते कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा, आपको ये है वो है। मतलब इतना फोर्स करे, इतना दिमाग खराब हो गया था कि मैं गुस्से में आई। और सबसे फनी चीज है कि उन्होंने पहले मुझे मीटिंग में बुलाया, मेरी इतनी बड़ी एप्लीकेशन थी, मतलब 3-4 पेज का एप्लीकेशन कौन ही लिखता है, लेकिन मैंने लिखा था वो भी A4 साइज पेपर का। तो भी उसमें भी वो मेरे से रीजन वो कर रहे थे, और पहले मुझसे जाना गया कि क्या क्या है, कैसे कैसे हुआ, पूरा एकदम मतलब बिल्कुल। उसके बाद दिव्या दी और को बुलाया गया, स्टेटमेंट मैच कराई गई, बोलते स्टेटमेंट मैच नहीं हो रही है आप लोगों की, ऐसे कैसे होता। तो मतलब एकदम बिल्कुल आपको इंटिमिडेट किया जाता। और दिव्या दी का तो मैंने वहीं पे देखा था, जितने देर में उस मीटिंग में रही हूँ उतने देर में करेक्टर असैसिनेशन होना, सब कुछ होना, माँ बाप पे वो चले जाते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बैठना नहीं सिखाया, क्या है कैसे, आवाज नीचे। और अगर आप जोर से बोलो तो वो इतने जोर से, हमारी प्रोवोस्ट बोलती हैं कि आई एम द हेड ऑफ दिस हॉस्टल, आई विल डिसाइड, यू आर नो वन टू डिसाइड। वो जो टेबल बैंक करती है इतने जोर से, इतना उनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे उनका पर्सनल प्रॉपर्टी, हम तो यहाँ पे ऐसे ही मतलब आ रखे हैं हम। और मुझे इतना मतलब फनी भी लगता था, इतना गुस्सा भी आता था कि हमारी वजह से वो वहां पे बैठे हैं और हम पे ही चिल्ला रहे हैं और हमको ही इंटिमिडेट कर रहे हैं। तो ये इतना मतलब जो था, तो आई वाज लाइक कि इतना डिफिकल्ट है ये। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं गेस्ट हो, मतलब अब मैं उनके साथ बिल्कुल इक्वली फाइट कर सकती थी। पर जो मेरे को चीजें पीछे खींच रही थी वो थी कि मैं गेस्ट रेजिडेंट हूँ। अगर मैं परमानेंट होती तो फिर ये मेरे को कुछ ऐसे, जितना वो इंटिमिडेट मतलब परमानेंट को करते हैं, लेकिन परमानेंट फिर भी जोर से उनको चिल्ला सकता, बोल सकता, बट गेस्ट को
कांस्टेंट थ्रेट रहता है कि सिंस वो गेस्ट रेजिडेंट उसको कभी भी फेंका जाएगा। तो ये सब चीजें थी। और उसके बाद अचानक से आई थिंक 20 उस बीच में एक मीटिंग भी हुई थी, कई उनका चल रहा था, मतलब फी वगैरह वो करते रहते हैं। और जब दीदी के साथ भी मीटिंग हुई थी तो उसमें भी उन्होंने फी हाइक वाला चीज वो किया था कि हम तो बढ़ा के रहेंगे फीस, आप कुछ भी करते रहो। उनका भी ब्रेक भी मतलब इतना ज्यादा वो करते हैं, क्योंकि हर कोई इंसान ब्रेक डाउन, मतलब हमारे एग्जाम्स हो रहे थे उस बीच में जब नोटिस आया था कि आपको खाली करना है, तो मैंने नोटिस देखा था। तो मेरे जो कई फ्रेंड्स थे, मैं पर्सनली उतना वो नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा कि देखो ये इनका तरीका है इंटिमिडेट करने का, जो ये स्ट्रैटेजी इनकी हमेशा यूज है। तो मेरे कई फ्रेंड बहुत टेंशन में आ गए थे, वो रोने लग गए थे, मेरे रूम में आके रोई कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि वेट करो, मेरे एग्जाम्स 25 को खत्म हो जाएंगे और आपको फिर उसके बाद मैं दिव्या दी के साथ स्टैंड करूंगी और उनके साथ ही जो काम होगा मैं करूंगी। लेकिन 25, बट उनके लिए वो बहुत डिफिकल्ट था सब इतने। और अचानक से वहां पे भी नोटिस लगा दिया गया है जो मेस में है, बच्चा कॉन्स्टेंटली वहां जा रहा है खा रहा है, तो वो दिमाग में उसका घूम रहा है ये सब चीजें, कि इतना डिफिकल्ट था। कई लड़कियां जो इकोनॉमिकली इतनी उससे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनसे उनसे तो और ज्यादा वो बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि पेरेंट्स का उनका ये था कि मतलब पेरेंट्स ये होते हैं कि जो छोटे टाउन से आते हैं उनके पेरेंट्स ही मतलब भेजते हैं दिल्ली, क्योंकि इतना अनसेफ है, तो वो सोचते हैं कि हॉस्टल बढ़िया है, अफोर्डेबल है। लेकिन अगर वो मुझसे बोलते कि अगर हमें हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा तो हमको मतलब पढ़ाई छुड़वा दी जाएगी, हमें घर बुला दिया जाएगा। तो फिर वो सब इतना डिफिकल्ट था, मैंने बहुत लोगों को रोते हुए देखा, बहुत लोग डर में थे, मेरे सिर्फ फ्रेंड्स इतने ज्यादा मेरे सामने ही उनका ब्रेकडाउन हो रहा था। तो वो मेरे को बहुत परेशान किया कि नहीं, आई डोंट हैव टू सिट क्वाइट, आई हैव टू टेक दिस अप। तो 25 को जैसे ही मेरे एग्जाम्स खत्म हुए, आई टोल्ड दिव्या दी कि मैं आपके साथ इस इशू के लिए और फाइट करूंगी। अब देखा जाएगा, निकालेंगे तो मैंने ये बोला कि निकालेंगे तो निकालेंगे, अब क्या डरना क्या है। अगर मैं गैस रेजिडेंट भी हूँ। तो हम लोग उसके बाद डायरेक्ट दिल्ली कमीशन फॉर्म में गए, क्योंकि जिनके एग्जाम्स जैसे साइंस वाले बच्चों के कुछ कुछ के एग्जाम्स 25 को खत्म हुए हैं, तो वो लोग घर जाना चाहते थे। पर हमारी जो मैडम है हाउसकीपर मैम, वो उनको घर नहीं जाने दे रही थी, डरा रही थी कि नहीं, आपको वेकेट करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, आपको ये करना पड़ेगा, अगर खाली करके ही जाना पड़ेगा। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, उसके साथ भी यही हुआ। 25 को वो घर जाना चाहती थी और वो बोली कि दीपांशु मुझे घर जाना है, लेकिन मुझे घर जाने नहीं दिया जा रहा, मुझे बोला जा रहा है वेकेट करो। तो मैंने बोला कि तुम टेंशन मत लो, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, नहीं होगा। बट वो इतना उसको डराया गया बंद कमरों में, इतना वो लोग चिल्लाते हैं आप पे कि वो, मैंने उसको इतना समझाने पे भी वो बेचारी डर गई। मैंने इतना समझाया फिर भी उसे विकेट करना ही पड़ा, और वो देहरादून की है, उसको सारा सामान देहरादून ले जाना पड़ा, क्योंकि वो कहाँ ही रखती। और हर किसी का लोकल गार्जियन होता नहीं है यहाँ पे। तो इतना वो था कि बच्चे रोए हैं, उनको फोर्सफुली मतलब एप्लीकेशन लिखवाया गया। इतना डिफिकल्ट था ये टाइम पीरियड। जब वुमेन कमीशन गए थे तो वहां पे भी इसलिए वो भी हमको ये बोले कि हमने नोटिस भेजा है, आप मतलब देखिएगा, मतलब आ जाएगा रिप्लाई। तो आई वाज लाइक कि नहीं, देखना नहीं है हमको, कौन अभी चाहिए, क्योंकि आप कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि सिचुएशन कितनी बुरी है। आप आइए हमारे हॉस्टल तो फिर पता चलेगा आपको। तो मतलब वहां पे भी टाइम लगा, लेकिन फाइनली 3:30 के अराउंड वी मेट सारिका मैम, एंड शी सेड, आई टोल्ड हर कि मैम इसको प्लीज, मैंने दिव्या दीदी दोनों बोला कि इसको कुछ भी करिए, उसको हर्ट पे डालिए पूरे प्रोसेस को। फी हाइक वाला वी लुक इनटू इट, बट प्लीज ये वाला चीज तो आप डालिए, इस पे काम करिए। तो फाइनली नोटिस आया तब जाके, बट प्रोवोस्ट वाज नॉट स्टिल नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मैं आपको रख रही हूँ, और वो इतनी खतरनाक है कि उनको पता है कि मैं अगर बच्चों को ग्रुप में वो करूंगी तो फिर मेरे को जवाब दे रही, तो ये कर रही थी एक एक करके बच्चों को या दो चार के ग्रुप में बुला रही थी। ऑल्दो आई वाज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, बट जो भी मेरे फ्रेंड्स वहां पे गए थे वो बोल रहे थे कि मैं इंटिमिडेट कर रही थी, जो जो बच्चे वहां पे बोल रहे थे उनके नाम के आगे टिक किया गया। और वो तो बोलते कि आज जो हम बोले हैं ना वहाँ पे वो सब निकलेंगे। और मतलब और कुछ कुछ से पूछा भी गया, तुम्हारा सीजीपीए क्या है, ये क्या है बताओ, तो ही तुमको मतलब ऐसे अच्छा। तो और जिसके कम थे तो उनको मजाक भी उड़ा रही थी। तो मतलब इट्स अ टेक्निक विच दे यूज टू इंटिमिडिएट स्टूडेंट। एंड उन्होंने ऑलरेडी डिवाइड भी क्रिएट किया गया था, जो वो मीटिंग में ये भी बोली थी कि आपको मतलब
आप फीस स्ट्रक्चर के साथ अवॉइड करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो विल बी थ्रोन आउट ऑफ द हॉस्टल। तो वो काफी था। और जब मैंने सोचा कि चलो लेट्स सी अबाउट लाइक अदर हॉस्टल कि उनका व्हाट्स देयर पॉलिसी। तो इस कॉम्प्लेक्स में जितने भी हॉस्टल हैं वो कोई भी अपने बच्चों को नहीं निकाल रहा था। इट वाज जस्ट आवर हॉस्टल हु केम अप विद दिस पॉलिसी कि कि हमको निकालने वाला है। और निकाल रहा है, ये हॉस्टल का सबसे ज्यादा सीट है तो भी ये निकाल रहा था हमको। तो ये कितना वो है, उन्होंने पर्सनल ईगो पे ले लिया था ये सब चीजें, और वो बस यूज कर रही थी कि मतलब ऐसे इनह्यूमन तरीके से वो बिहेव कर रही थी कि जस्ट बिकॉज ऑफ अ पर्सनल ईगो। मतलब कोई रूल नहीं है ऐसा कुछ। और ये जानकर भी कि कहाँ बच्चे जाएंगे, यूनिवर्सिटी का चल रहा है, एग्जाम्स खत्म नहीं हो फिर भी वो स्टेट में ऐसे मेल्स के। और फिर भी वो उसके बाद जो वुमेन कमीशन का वो आया था उसके बाद भी वो रुकी नहीं। शी केम अप विद अनदर ईमेल saying that 200 rupees will be like to I think 200 only extra charges लिए जाएंगे and have to pay it। मतलब and that too we are a bona fide resident, why are we supposed to pay 200 rupees extra, वो भी per day। कहाँ की रूल बुक में ये लिखा गया। and when I went through the university rule it said कि according to the university का hostel guidelines only जो नॉन बॉनिफाइड रेजिडेंट है दे आर सपोज टू पे 200 रुपीज, वी आर द बॉनिफाइड। मतलब तो कोई रूल्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी लेके आ रही है, मेल में पैसा बढ़ा रही है, कोई रिटर्न में आप नहीं निकाल रहे, तो कुछ भी ये करते हैं कुछ भी, क्योंकि उनको पता है कि उनको कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं है। कुछ भी करेंगे तो बच्चे डर जाएंगे, डराओ उनको जितना इंटिमिडेट करो कुछ, मतलब ये कोई वो ही है ही नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने वो कौन सी टेक्निक यूज करी है, शुरू से ही वो करती हैं, रिप्रेजेंटेटिव को इंटिमिडेट करती हैं, बंद कमरों में मीटिंग रखती हैं, और अलग अलग टेक्निक उन्होंने की थी। तो उसके बाद भी जैसे कि मतलब जब ये हुआ था तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने दिव्या दीदी को बोला कि हमको तो ये मतलब इसको छोड़ना नहीं है, इसको तो लेके ही जाना है ऊपर। और दिव्या दीदी बहुत स्ट्रांगली इस पे फाइट कर रही थी, वो हर एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हर किसी को मिल चुकी थी, बट कोई रिप्लाई नहीं आया था। वीसी सर इतना सीरियस इशू है उस पर रिप्लाई नहीं करे थे उन्होंने, हमारे आई थिंक रिप्लाई भी नहीं किया हमारे मेल को, तो और मीटिंग तो दूर की बात है। तो फिर जब ये जो स्पेशली 1 तारीख के बाद तो इतना इतना स्ट्रगल रहा है ये कि आज इससे बात करनी है, कल उससे बात करनी है, इस इशू को ऊपर लाना है क्योंकि इशू यहीं पे घूम रहा है, और वो हर स्टूडेंट को एक सेम पेज पे लाना, और वो प्रोटेस्ट के लिए जाना। क्योंकि प्रोटेस्ट भी जिस तरह से चीजें चल रही है, हर बच्चा के अंदर वो फेयर तो रहता है और डर रहता है ना कि। और गेस्ट रेजिडेंट को और तो था ही कि ये था कि मैं भी एक गेस्ट रेजिडेंट, मुझे भी था कि कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो क्योंकि जिस तरह से वो बिहेव करते हैं तो इस तरह वो डर था। लेकिन एक हर दिन मैं बता रही हूँ कि हम लोगों का समझ नहीं आ रहा था, मेरी क्लासेस शुरू हो गई थी एंड आई वाज मिसिंग माय क्लासेस जस्ट बिकॉज मेरे को ये इशू के लिए फाइट करना पड़ रहा था कि ये है, क्योंकि आई फेल्ट कि ये बहुत वो है, इतना वो सिचुएशन इतनी ग्रेव है। और ऐसे नहीं कि हमने किसी को, हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिखा, दीदी ने स्पेशली लेटर, दीदी ने लिखा था लेटर सबको, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। और जब हम प्रोटेस्ट किए तो फिर ये इशू आया, और जैसे जैसे हमने इसको हर दिन लोगों के साथ बात करी, इस इशू को रेज किया अलग अलग तरीके से, स्ट्रैटेजी वॉल्व तरीके से जिसको, तब ये इशू ऊपर आया। और फिर भी मतलब बहुत डिफिकल्ट था। और जब वहां पे उतरना, अपनी वॉइस रेज करना, जब हम लोगों से ये बोल रहे थे कि आप आइए प्रोटेस्ट के लिए, तो लोग बोल रहे थे कि एक उनके अंदर एक डर तो था ही कि नहीं अगर हम वहां पे जाएंगे तो व्हाट इफ प्रोवोस्ट को पता चल गया तो हमको निकाल देंगी, ये सब बहुत डर बच्चों के मन में वो था। और जो कल की जो जैसे मीटिंग भी हुई है उसमें भी अभी दे हैव नॉट रिलीज मिनट्स ऑफ द मीटिंग। सो या मतलब थिंग्स they have said in the meeting, but since we do not have anything in the return, मतलब उन्होंने बोला है कि ये करेंगे, जैसे कि उन्होंने बोला है कि जो 200 रुपीज चार्जेस थे वो हटा दिए गए हैं, उस वो नहीं किया। बट अभी भी जो साइट है वो अभी भी जो रेस्ड वाला दिखा रही है वही दिखा रही है, अभी उसमें चेंज नहीं हुआ है। वो मंडे को बोले कि चेंज करेंगे, तो मंडे से फाइन लगना शुरू हो जाएगा, जो कि अगेन मतलब फाइन हम क्यों पे करें, आपकी मिस्टेक है। तो आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्यों रिलीज करने में लेट कर दी, हम क्यों फाइन एक्स्ट्रा पे करें।
तो वो अभी उस पे कोई मतलब वो चेंज नहीं हुआ, ऑफिशियल साइट में मंडे तक होगा। दूसरा बोला गया है कि फी बिल्कुल ऐसे नहीं कि बड़ा नहीं है, बड़ा है, थोड़ा कम बड़ा है, लेकिन बड़ा तो है फीस। उसके बाद ये बोला गया है कि गेस्ट रेजिडेंट को खाली नहीं करना होगा, यहीं पे रहना होगा। बट अगेन उस पे भी उनका कोई वो नहीं है कि क्या होगा, मेरिट पे होगा, कौन सी मेरिट पे होगा, क्या जिस पे आपने एडमिशन लिया है उस पे होगा या फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट पे होगा। तो वो क्लैरिटी नहीं है। अब जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अभी भी नहीं आया, तो उस पे वो एक उस पे अभी तक डिसीजन पे पहुंच, so there's no clarity on that. I think they have like एक और डिमांड उन्होंने मतलब एक्सेप्ट करी है कि जो हॉस्टल है उसकी ज्यादा कैपेसिटी है, तो उस पर वो किया कि उसको ज्यादा फिलअप करने की कोशिश की जाएगी। वाटर टैंक का भी कुछ हुआ है कि उसको बनाया जाए, क्योंकि वाटर की काफी शॉर्टेज इस हॉस्टल ने पहले भी फेस करी। तो बोला गया कि वो जैसे जैसे मतलब उस पर काम होगा जैसे जैसे कैपेसिटी भी वो होगी, तो इसलिए फीस भी विद टाइम थोड़ा जैसे जैसे कैपेसिटी ज्यादा भरेगी तो वो कम होगी। मेस चार्जेस भी हमारे बढ़ने हैं, उस पर अभी तक कुछ वो डिसाइड नहीं हुआ कि कितना वो टेंडर होगा, तो टेंडर में जितना मतलब वो जैसे टेंडर में डिसाइड होगा उसके बाद पता चलेगा। तो अभी मिनट्स ऑफ द मीटिंग मंडे को रिलीज हो गया, तो आई थिंक उसमें क्लियर पिक्चर होगी, क्योंकि अगर अब तक रिटर्न में कुछ नहीं है तो फिर वो थोड़ा क्लैरिटी अभी भी चीजों को लेकर थोड़ा है नहीं। श्रेया आपकी माइक ऑन नहीं है। ओके, सॉरी। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशी आपका। और जैसा कि दीपांशी ने बताया कि जो गेस्ट रेजिडेंट्स होते हैं उनको ज्यादा हैरेस किया जाता है रेगुलर रेजिडेंट्स से, क्योंकि मतलब ये जो गेस्ट रेजिडेंट्स का कॉन्सेप्ट ही है, ये एक्चुअली 2012 में राजीव गांधी हॉस्टल बना, उससे पहले ड्यू में ऐसा कोई प्रोविजन था नहीं। और गेस्ट रेसिडेंट्स का प्रोविजन लाने का रीजन ही यही था, क्योंकि उनसे पैसा भी ज्यादा लिया जाता है रेगुलर रेसिडेंट्स के मुकाबले, और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी ज्यादा होते हैं। उनको हैरेस करना, इंटिमिडेट करना आसान होता है, क्योंकि हॉस्टल अथॉरिटी के पास ये पावर होता है कि वो उनको कभी भी हॉस्टल से निकाल सके। तो जिन 200 लड़कियों को नोटिस दिया गया, वो लड़कियां गेस्ट रेसिडेंट्स ही थी, उनमें से ऑलमोस्ट ज्यादातर लड़कियां। तो इसलिए उनको हैरेस करना, उनको इंटिमिडेट करना हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आसान था। बाकी दीपांशी ने डिटेल में बताया कि किस तरीके से मीटिंग्स के दौरान उन लोगों को परेशान किया गया, उनकी बातों को सुना नहीं गया, और उनको बेसिकली डिमोटिवेट करने की कोशिश की गई कि आप लोग कुछ भी कर लीजिए, आपकी डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी। लेकिन उन लोगों ने हार नहीं मानी, और बहुत ही मेहनत करके 2 महीनों तक लगातार मतलब एक एक इंडिविजुअल के पास जाके बात करके उन लोगों ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, जिसके नतीजे के बाद ही जो उनकी डिमांड थी वो मानी गई। और क्योंकि दिव्या जो थी वो मीटिंग में प्रेजेंट थी, तो लाइक दिव्या, कैन यू जस्ट briefly tell us what exactly happened in the meeting, and like why your demands met, and like what are you guys planning now like to do next? Okay, and can you please be brief about it, because we don't have much time, so yeah. Thank you. Sure, Shreya. Before that, we would actually want to acknowledge the immense contribution and solidarity that was given to us by various student organizations when we organized the protest on 8th September at Chhatramarg, Delhi University. We were pushed to a point where, despite approaching the hostel authority and university of authorities and government of India, we were still left in a situation of helplessness and vulnerability that we had to go to the protest site and protest and show our resistance. And without the help of various student organizations taking part in our cause for justice, in our cause for accommodation, economic affordability, and women's education, we could not have arrived where we stand now. I mean, everybody has been an integral part of it, be it ISA, be it SFI, KYS, PSU, Collective, BSEM, NSUI, and to some extent do so as well here and there. But without the contribution of student organizations and Delhi Commission for Women, we could not have arrived where we are now. So we must definitely acknowledge each of their participation, their support and solidarity in a fight for accommodation, economic affordability, and women's education in the university space.
मैनेजिंग कमेटी मीटिंग जो है ये 9 सितंबर को हुआ, जो कि कल हुआ। एंड इस मीटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग की जो कॉम्पोजिशन है इसको क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉक्टर, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, 4 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जो प्रोफेसर्स होते हैं, एक चेयरपर्सन होती है वही प्रोफेसर होती है, प्रोवोस्ट, वार्डन एंड रेजिडेंट होते हैं। बस 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को ये लोग अलाउ करते हैं। इतनी सारी अथॉरिटीज होती है पर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन की तरफ से बस 2 ही लोग होते हैं। उसमें भी बस एक ही स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव मैं थी, बाकी ने बैकअप मतलब अपना विथड्रॉ कर लिया था या फिर कोई आने के लिए तैयार नहीं थे, बस यही डर के कारण कि क्या होगा। कल की मीटिंग में ये था कि बाय द टाइम द हॉस्टल अथॉरिटी एंड यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हैव सीन हमने कितना स्ट्रगल कर लिया, हमने कितना रेसिस्ट कर लिया, क्योंकि 2.5 महीनों से चल रहा था। हमने बहुत सारे ईमेल्स लिखी थी, बहुत सारे ऑफिशियल्स को अप्रोच किया है, मतलब मीटिंग्स हुआ है, डायलॉग होने की कोशिश हुई है, हमें प्रोटेस्ट भी कर लिया था। और बहुत सारे मीडिया पर्सन को भी हमने अप्रोच किया, बहुत सारे मीडिया स्पेसेस में, न्यूज़पेपर्स में हमारी जो ये इश्यूज है, कंसर्न्स है, वो तब तक पब्लिश हो चुका था, रिपोर्टिंग हो चुका था। इससे जो है हमारी प्रोटेस्ट और मीडिया कवरेज, हमारी मतलब अपील्स, ये सब तब तक अथॉरिटीज पे ऑलरेडी प्रेशर डाल चुकी थी। तो 9 सितंबर को जो मीटिंग हुई थी, जो सबसे पहले हमारी जो ये रीएडमिशन गेस्ट स्टूडेंट्स का जो मुद्दा था, तो ये तो गेस्ट रेगुलर का जो इनका क्लासिफिकेशन है, इनकी खुद की क्लासिफिकेशन है, ना गेस्ट का कोई डेफिनेशन है, ना कोई रेगुलर का डेफिनेशन है, ना कोई मेरिट का डेफिनेशन है, ना कोई नॉन मेरिट का डेफिनेशन है। पर ये सब हम लोग क्वेश्चन करने लगे तो वो लोग बोले कि आप प्रोसीजर्स में मत जाओ, मुद्दा पे आओ। तो ये जो रीएडमिशन ऑफ वुमेन गेस्ट रेसिडेंट्स का था, उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि जितने भी 184 वुमेन गेस्ट रेसिडेंट्स है जो प्रीवियस एकेडमिक सेशन में उनको लिया गया था, उन सबको मोर और लेस मेरिट लिस्ट में उनका एडमिशन हो ही जाएगा एज रेगुलर रेसिडेंट्स। जो भी गिने चुने बच्चे रह जाते हैं मेरिट लिस्ट से उन वुमेन गेस्ट रेसिडेंट से, उनको भी केस बाय केस और इंडिविजुअल नीड बेस कंसिडर किया जाएगा। ऐसा होगा कि जहाँ पे कोई भी वुमेन रेसिडेंट को हॉस्टल से ना निकाला जाए, सबको एडमिशन मिलेगा, सबको रहने दिया जाएगा। पर ये कंफ्यूजिंग उनका क्राइटेरिया था कि इंडिविजुअल नीड और केस बाय केस कंसिडर करेंगे, क्या सारे बच्चे मेरिट क्राइटेरिया में आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इनका मेरिट का कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई मतलब उसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि कैसे डिटरमिन करे किसी का मेरिट। उस पर क्वेश्चन किया गया तो ये लोग बोल रहे कभी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस लेंगे, कभी बोल रहे फर्स्ट सेमेस्टर टेस्ट के बेसिस पे लेंगे, कभी बोल रहे सेकंड सेमेस्टर टेस्ट के बेसिस पे लेंगे, क्लैरिटी नहीं था। तो हम कैसे इसको अश्योर करें कि सबको मिल ही जाएगा या फिर निकाला ना जाएगा। और ये भी था कि न्यू एडमिशन दिसंबर तक नहीं हो रहा है, जो क्योंकि मास्टर्स के एंट्रेंस हुआ नहीं है। तो इन्होंने कभी ये भी एश्योरिटी नहीं दिया था कि दिसंबर के बाद ये जो बच्चे री एडमिट होंगे 184, क्या उनको उसके बाद कहा जाएगा कि आपको निकलना पड़ेगा जब न्यू बैच ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उनके पास मतलब तब भी ऑप्शन होगा कि वो हॉस्टल में कंटिन्यू करें। तो उनका यही था कि जिनका भी मतलब गेस्ट रेसिडेंट का कंसर्न था, उन सबको हॉस्टल में रहने दिया जाएगा और किसी को भी वेकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा सबसे मतलब पहला मुद्दा था अकोमोडेशन की, वुमेन स्टे की, तो वो मतलब वहाँ पे एक्सेप्ट हुआ। सेकेंडली बात जो फी हाइक की थी, उस एनुअल चार्जेस में हमारा 10,450 से वो 10,600 करा रहे थे, 150 बढ़ा रहे थे। हमने उसको अनजस्टिफाइबल बेसिस पे उसको रिजेक्ट किया, उन्होंने उसको वेव ऑफ कर दिया। बाकी जो हमारे क्वार्टरली चार्जेस है जो हर 3 महीने में हम लोग पे करते हैं, उसमें हम लोग 6,550 पे करते हैं, वो 800 रुपये बढ़ा रहे थे। तो हमने उसको नेगोशिएट करके कैसे भी मतलब कम किया, वो 575 रुपीज पे फिर वो आ गए थे। तो पहले अगर क्वार्टरली चार्जेस 6,550 रुपीज से 7,350 हो रहा था, तो इस नेगोशिएशन के दौरान वो 6,550 रुपीज से 7,125 बना। उससे भी हम कम करने की कोशिश किए, पर वो बोल रहे थे कि इतना तो हम आपसे बात कर चुके हैं और रीनेगोशिएट हो नहीं सकता, ऑलरेडी फाइनेंशियल डेफिसिट में चल रही है हॉस्टल, इनकम एक्सपेंडिचर का इम्बैलेंस है, हम ऐसे करेंगे तो सेल्फ फाइनेंस मोड में चलेगा ही नहीं। तो हम एटलीस्ट ठीक है, इतना कम हुआ उस पे हम लोग को मानना पड़ा। पर अभी भी मेस चार्जेस के ऊपर जो है हमें कोई एश्योरिटी नहीं मिला, कितना बढ़ेगा क्या होगा उसको कुछ पता नहीं है। तीसरी बात जो है, हमने ये मुद्दा प्रॉक्टर और डिविजनल बेचर के सामने रखा था कि 772 सीटर हॉस्टल है, पूरा आप कभी भरते नहीं हो, सिर्फ 500 सीट का भरते हो। अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इनको भी भरने की कैपेसिटी है, न्यू बैच स्टूडेंट्स वो भी आए तो उनको भी मतलब भरने की कैपेसिटी है आपके पास। सीट्स बढ़ाया जाए, जो आप हमें हमें रूल्स में घुमाते हो, आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स, वर्ष ऑफ रूल्स हमें घुमाते हो, खुद अपने रूल्स
फॉलो नहीं करते, ना एडमिशन के टाइम पे, ना मतलब हमारी मीटिंग्स के टाइम पे, ना हमारे डिमांड्स के टाइम पे। आपको बस रूल्स दिखती है, लोग नहीं दिखते हैं। आपको बस पैसा दिखती है, जो स्टूडेंट्स है वो दिखते नहीं है। तो उन्होंने जो 772 का फीस का जो है उन्होंने वो कंसिडर किया। उन्होंने कहा कि इस साल का जो एकेडमिक प्रोसेस है उसमें वो 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स को लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम 772 सिर्फ इसलिए नहीं भरते थे क्योंकि पानी की कमी होगी, फिर बिजली की कमी होगी, तो हम उस पर इस साल काम करेंगे। हम अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज का पे काम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम पे भी काम करेंगे, ताकि सीट्स आने वाले सालों में भी और 700 के ऊपर भी मतलब बढ़ी जाए और लोगों को उतनी सीट्स में लिया जाए, ताकि मोर एंड मोर एडमिशन होगा, स्टूडेंट्स अकोमोडेशन होगा। और बाकी जो जितने बच्चे आएंगे डबल सीटर भी रहेगा तो उतनी रेवेन्यू भी हो जाएगी। तो फिर ये जो फी हाइक का भी जो मुद्दा है वो भी कम हो जाएगा जब ये फुल कैपेसिटी पे चलेगा ये हॉस्टल। तो वो भी मतलब थोड़ा बहुत रिसॉल्व हो पाया है। बाकी हमारी दो और डिमांड्स थी। एक तो टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द अथॉरिटेरियन बिहेवियर ऑफ द हॉस्टल अथॉरिटी, द प्रोवोस्ट वार्डन एंड आरटी। We demanded that they should be removed from the post and there should be an appointment of hostel authority who are student friendly and humane, जो कि उस डिमांड को वहां पे कंसिडर ही नहीं किया गया। दूसरी बात थी स्टूडेंट यूनियन बनाने की। हमारे हॉस्टल में स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है। वो एसोसिएशन है इसलिए कि कल्चरल एक्टिविटीज मान जाओ, मतलब उसको कंडक्ट करो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट करो, उसके लिए वो पॉलिटिकल नहीं होता है, इतना स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पाता। इसलिए हम स्टूडेंट यूनियन की बात रखी थी। वो कह रहे थे कि आने वाले एकेडमिक में हम देखेंगे, पर उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है। जब ये जो हरासमेंट का केस है, जब मैंने उस मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में रखा कि इसको सीरियसली कंसिडर किया जाए, मुझे वहां पे इतना बुरा लगा। वहां पे जो 11 अथॉरिटीज प्रेजेंट थी वो हंसी रहे थे, वहां पे उनको मजाक लग रही थी मेरी बातें। वो बोले अरे बेटा हरास तो हम भी हुए हैं, आप क्या कर रहे हो कि आप भी हरास हुए हो। मतलब हमारी जो ये डिस्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटीज, अनसर्टेनिटीज, वल्नरेबिलिटी, हरासमेंट और अब्यूज की बात थी, वो अथॉरिटीज आज भी सीरियसली नहीं ले रही है। इतना मीडिया कवरेज के बावजूद, इतना प्रोटेस्ट के बावजूद, इतने ईमेल्स और लेटर्स के बावजूद, इतना मतलब स्टूडेंट मोबिलाइजेशन के बावजूद भी वो हमारे हरासमेंट को सीरियसली ले ही नहीं रही है। मैंने अथॉरिटी को जब ये बात कही, एक अथॉरिटी को मतलब अकेले बात की कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए, उन्होंने बस कहा कि अभी इस फोरम में इसको एकदम खुलकर तुम पुश मत करो, प्रॉब्लम हो जाएगा, ये बात की बात है, ये लंबा चर्चा है, तो हम इसको बाद में करते हैं। पर ये नहीं समझ रहे थे कि हमारे साथ जो हुआ वुमेन गेस्ट प्रेसिडेंट के साथ, गेस्ट के दौर पे, फ्री इम्पोजिशन के दौर पे, डिसिप्लिनरी एक्शन के दौर पे, ये सारा जो हुआ वो हरासमेंट था, ये अथॉरिटेरियन एटीट्यूड था, इसका बेसिस ही पूरा वही था। तो उसको वो कंसिडर ही नहीं करे, उसने कि इनको कंसेशन दे के खुश कर दो, जो रियल मुद्दा है उसको ऐसे दबा दो, ये लोग ऐसे रहेंगे। पर अभी भी स्टूडेंट्स के अंदर बहुत डर है, जो भी अभी रह रहे हैं कि अरे अथॉरिटी तो वही सेम रहेगी, अगर वही सेम रहेगी तो वही मतलब ड्रैकोनियन मेजर के साथ ही वो काम करेगी, वही वैसे ही हार्शनेस उनका होगा, वैसे ही रूडनेस होगा, तो फिर हम लोग कैसे चैन से रह पाएंगे, कैसे हम लोग पीसफुल रह पाएंगे। अभी भी वो कंसर्न है। वो कितना आगे तक वो उनको लेके जाएंगे इसका अभी पता नहीं है, बट हमें इसको क्वेश्चन करना है। पर क्योंकि अथॉरिटी सारे एक साथ है, वो कितना इसको मतलब कंसिडर करेंगे अभी भी हम लोग बहुत डाउटफुल है। पर अथॉरिटी तो बदलनी चाहिए, मतलब वो है। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स के अंदर ही जो मतलब इतना मोबिलाइजेशन के बाद भी, कैंपेनिंग के बाद भी जो वो डर बैठा हुआ ना कि अगर आगे और हम कुछ कदम उठाते, कुछ करते तो कुछ हमारे खिलाफ हो सकता है, कुछ मुश्किलें और खड़ी करेगी अथॉरिटी, तो अभी तक वो गया नहीं है। हमें लगता है कि वो तभी जाएगी जब ये अथॉरिटीज बदली जाएंगी। इनकी टेन्योर इतना कंटिन्यूसली 5-6 साल से ज्यादा हो चुका है प्रोवोस्ट का, वार्डन का, उनका मोनोपोली हो गया है यहाँ पे, उनका अरिस्टोक्रेसी चल रहा है, उनका मोनोपोलेशन ऑफ फोर्स चल रहा है, उनको डर ही नहीं है, उनको कोई उठा ही नहीं सकता है इस पोस्ट पे, उनको जो मर्जी है वो करेंगे यहाँ पे। इसके वजह से स्टूडेंट्स को यहाँ पे दबना पड़ता है। तो उस पर हमें लगता है कि एक्शन होनी चाहिए, नहीं तो फिर चीजें कितनी मतलब ठीक होगी हमें उसका पता नहीं है। पर हमारा जो इस बार हम सारे वुमेन स्टूडेंट्स का, बाकी छात्राएं संगठनों को जो मतलब एकदम यूनाइटेड काम करना, एकदम सॉलिडारिटी में आना, ये बहुत इस बार काम किया है और इस चीज को कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन तक लेकर आ पाया है। अ, बिल्कुल आपने सही बात बोली दिव्या, और मुझे लगता है कि एक हिस्टोरिक जीत है ये, मतलब जो वुमेन रेसिडेंट्स हैं उनके लिए, और इवन पूरे हमारी यूनिवर्सिटी के वुमेन के लिए, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं उसमें इस तरह के आर्बिट्री रूल्स को इम्पोज करने की कोशिश की गई है स्टूडेंट्स के ऊपर।
और पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन होता ये है कि वो मतलब जैसे कि जब कर्फ्यू टाइम को लेके प्रोटेस्ट हुआ था पहले, तो उन्होंने कर्फ्यू टाइम बढ़ा तो दिया, लेकिन 1 महीने बाद फिर से उसको कम कर दिया। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि आज जैसे कि आपने बताया कि मैनेजिंग कमेटी में जो ये डिसीजन लिया गया कि गेस्ट रेजिडेंट्स को नहीं निकाला जाएगा, उनको नहीं बोला जाएगा हॉस्टल से जाने के लिए, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि जो रीएडमिशन होगा उसका क्या बेसिस होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर मेरिट होगा, या फिर जैसे कि दीपांशी ने बताया कि इंटरव्यूज वो लेते हैं। तो यानी कि हमें अभी भी एक वॉच रखना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि, क्योंकि वो लोग हमसे पहले भी झूठ बोल चुके हैं कि मतलब जैसे वही बात कि आप लोग फी हाइक के लिए मान जाइए तो आप लोगों को नहीं एविक्ट करेंगे। बट फिर भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जीत है, और ये पॉसिबल इसीलिए हो पाया है क्योंकि जो राजीव गांधी हॉस्टल के जो फीमेल रेजिडेंट्स है उन लोगों ने एक डिटर्मिनेशन दिखाया, और उन्होंने 2 महीने तक इतने हैरेसमेंट के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, और वो लोग आखिरी तक लड़ते रहे। और मुझे लगता है ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो फी हाइक हुआ उसको भी वापस लिया गया है। हालांकि जो एक मेजर डिमांड जो स्टूडेंट यूनियन की थी, और इनफैक्ट जिस हैरेसमेंट को फेस करना पड़ा, मतलब जैसे कि आपने बताया कि वहां पे लाइक जो मैनेजिंग कमेटी के लोग बैठ के हंस रहे हैं जब उनको आप लोग बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स को इतना प्रताड़ित किया गया है, इतना मेंटली उनको लाइक इस तरीके के, मतलब इनको इतना मेंटल तरीके से इतना हर्ट किया गया है कि उनको इतना ह्यूमिलिएशन फील हो रहा है। तो आई थिंक ये एक मतलब इनसेंसिटिविटी तो दर्शाता ही है, लेकिन एक नॉर्मलसी भी दर्शा रहा है विमेन स्टूडेंट्स का जो हैरेसमेंट होता है उसके ऊपर। क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि अगर कल ही हमारे हॉस्टल में किसी विमेन स्टूडेंट के साथ लाइक अगर कोई उनको लाइक स्ट्रीट पे कोई हैरेसमेंट का केस हो जाए, तो इससे ये समझ आता है कि ये जो अथॉरिटी है ये उसी स्टूडेंट को ही ब्लेम करेगा। तो स्टूडेंट्स के अंदर डर होना बहुत ही लाजमी है इस टाइम पे, वो इस अथॉरिटी के ऊपर, वार्डन प्रोवोस्ट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये जो आप बोल रहे हैं कि ये जो डिमांड है कि चेंज किया जाए, जो मोनोपोली इनका बन गया इसको तोड़ा जाए, ये बहुत जरूरी है, ताकि एक स्पेस, मतलब एक डिसेंट का जो स्पेस होना चाहिए, एक डिस्कशन का स्पेस होना चाहिए, वो भी स्टूडेंट्स को मिले। और स्टूडेंट यूनियन अगर फॉर्म होता है तो फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में भी यूनिटी आएंगी, और वो अपने इश्यूज को और बेहतर तरीके से उठा पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चीज को हम लोग बिल्कुल एस्टैब्लिश कर पाएंगे आने वाले दिनों में। और मतलब जिस तरीके से हमने लड़के इस चीज को वापस करवाया इवेक्शन के नोटिस को, वैसे ही हम आने वाले दिनों में बाकी डिमांड्स को भी पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है कि समय हो गया है थोड़ा, तो जो भी ऑडियंस, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं इस लाइव सेशन में, अगर उनका कोई सवाल है, वो कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो वो बिल्कुल अपने क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं, और हमारे स्पीकर्स यही हैं। तो मतलब जिसको भी लगे कि वो जवाब देना चाहते हैं वो जवाब दे सकता है। तो अगर कोई कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं नीचे अपने क्वेश्चन के साथ। We extend complete solidarity with the struggle. Zindabad to your spirit. Thank you very much. साथियों, कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल को लिख सकते हैं। ओके, आई थिंक कोई सवाल अभी आया नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम लोग अब हमें अपने सेशन को रैप अप करने की तरफ बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो जितने भी स्पीकर्स जो आए, जिन्होंने अपना टाइम दिया और इस हिस्टोरिक आंदोलन को लीड किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और उनको क्रांतिकारी इस्तकबाल, इनकलाब जिंदाबाद। और मुझे लगता है कि एक फाइनल कमेंट के साथ हम अपने सेशन को खत्म कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक एक करके आप तीनों आप जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, एक फाइनल कमेंट के साथ फिर हम सेशन को एंड करेंगे। तो दिव्या, यू कैन स्टार्ट, देन लाइक वी कैन मूव। बस जो एक एक्सपीरियंस हुआ था हमारे मीटिंग में ही प्रोवोस्ट वार्डन के साथ, वहीं से मतलब कुछ मैं शेयर करना चाहती हूँ।
18 अगस्त 2022 को जो मीटिंग हुई थी प्रोवोस्ट वार्डन के साथ फी इशू को लेके, रीएडमिशन को लेके, और ये 15 अगस्त हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन के बाद ये हुआ था। सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ की कैट, सॉरी। तो इट्स फाइन। हाँ, तो 15 अगस्त के बाद ये मीटिंग हुआ था और इंडिपेंडेंस डे के बाद, और उस समय हम प्रोवोस्ट वार्डन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी आज़ादी के दिन इस हॉस्टल में कुछ सेलिब्रेशन नहीं हुआ, 75 इयर्स हो गया है, तो आप लोगों ने कोई कल्चरल एक्टिविटीज नहीं रखी, बाकी हॉस्टल के बच्चों ने इतना कुछ फ्रीडम के सेलिब्रेशन में इतना एक्टिविटीज का आपने कुछ किया नहीं है। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप कोई पोएट्री लिखिए, कोई पोस्टर बनाइए, कोई इवेंट ऐसे रखिए, सिंगिंग या डांस हो आज़ादी को सेलिब्रेट करते हुए। और मैं वहाँ बैठी थी, मैंने प्रोवोस्ट वार्डन को ये सवाल पूछा था, आप क्या आज़ादी की बात करें मैम, जहाँ पे हमें मतलब फी इम्पोज किया जा रहा है, हमारे पास इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है, जहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि आपके एडमिशन की कोई गारंटी नहीं, आपको वेकेट करना पड़ेगा, हमारी मतलब यहाँ पे जो राइट्स ऑफ अकोमोडेशन है उसको छीना जा रहा है, उससे हमारी एजुकेशन अफेक्ट हो रही है, राइट टू एजुकेशन छीना जा रहा है। हाँ, इतना हरासमेंट हो रहा है कि हमारे पर्सनल लिबर्टी और राइट्स ऑफ फ्रीडम को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब अफेक्ट कर रहा है। और आप कह रहे हो कि आज़ादी का सेलिब्रेशन होना चाहिए, चलो कविताएं लिखो, पोस्टर बनाओ, नाच गाने करो। मतलब ये कैसी आज़ादी है? हाँ, कि आप हमें बोला जा रहा है कि मतलब जैसे हमें अपनी अकोमोडेशन से निकाला जा रहा है, हम पर इकोनॉमिक इम्पोजिशन हो रहा है, और बोल रहे हो कि आज़ादी की, ये कैसे आज़ादी है? और मुझे उस समय याद आया, वो प्रोवोस्ट वहां से गुस्से में उठ के, तुम ये सब बातें मुझसे नहीं करते बोल के उठ के चली गई थी। मतलब ये कैसी फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, क्या उनकी समझ है, मुझे वो समझ नहीं आया। दूसरी बात, प्रॉक्टर और डीन स्टूडेंट वेलफेयर के सामने जब मैं बात करने गई थी, उनको भी सेम मैं चीजें मतलब बताई थी कि आप हॉस्टल में सीट्स रिजर्व्ड है अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी एसटी, मतलब उन सबके लिए, पीडब्ल्यूडी सबके लिए आप रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस आपने रख लिया, पर वहां तो स्टूडेंट्स पहुंच ही नहीं पा रहे क्योंकि इतना हाई फीस है, आपका इकोनॉमिक जस्टिस है ही नहीं। सोशल जस्टिस तभी पूरा हो पाएगा जब इकोनॉमिक जस्टिस है, दोनों है ही नहीं है। वहां के बच्चे, दलित बहुजन जनजाति के बच्चे वहां उस फीस तक पहुंच ही नहीं पा रहे क्योंकि आपकी फीस इतनी हाई है, तो कैसे पहुंच पाएंगे? तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप ना पॉलिटिकल साइंस की बात मत करो, यहाँ पे पॉलिटिक्स मत बनाओ। ये चीज समझ नहीं पा रहे कि ये राइट्स ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, एजुकेशन सब कैसे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उनकी समझ नहीं है। ये दोनों चीज मुझे बहुत अफेक्ट की है और स्टूडेंट कम्युनिटी को अफेक्ट की है। ये भी एक तरीके का हरासमेंट है जो कि वो बिल्कुल अथॉरिटीज ना हॉस्टल की ना यूनिवर्सिटी की समझ रही है। और मतलब इस स्पेस को डेमोक्रेटाइज करना, इसको इगैलिटेरियन बनाना, इसको इंक्लूसिव बनाना, इसको ह्यूमनाइज करना बहुत जरूरी है। काफी डीह्यूमनाइजेशन हो चुका है, इसको डेमोक्रेटाइज करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच दिव्या, थैंक यू फॉर योर टाइम। काजल, आप अपना फाइनल कमेंट दे सकते हैं। काजल, कैन यू हियर अस? जी श्रेया, सॉरी सॉरी, आवाज नहीं। आपका वीडियो, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, ये शुक्रिया श्रेया। मैं एक दो बातें हैं जो बोलना चाहूंगी। पहले तो जो आपने बहुत अच्छी बात की कि बहुत एक सही बात आपने बोली कि ये एक स्पेस की लड़ाई है। ये एक जो स्पेस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी कम था और कोरोना के टाइम में और अभी कुछ 2-3 साल से वो और भी ज्यादा श्रिंक हो गया है। तो ये जो हमारा 2-3 महीने का जो संघर्ष था और जो ये अथॉरिटी के खिलाफ जो लड़ाई थी, ये एक स्पेस की लड़ाई है। अल्टीमेटली रीएडमिशन की बात हो या ये फी हाइक की बात हो, एक जो अगर हम इसको अनलेयर करें, एक जो अगर चीजों को समझे, जो बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हम उसको समझे, तो इससे समझ में आता है कि अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि जब एक स्टूडेंट स्पेस एब्सेंट होता है, एक डिबेट का, एक डिस्कशन का, जहां से कुछ एक प्रोमिनेंट कुछ निकल के आए, एक वेलफेयर की बात निकल के आए या स्टूडेंट्स की बात निकल के आए, वो एब्सेंट है। तो इस 2-3 महीने के टाइम में हम सबने सीखा भी, हम जो हमारी जो कोर टीम है, और ये हमें और भी ये बात हमें एक
बहुत प्रखर तरीके से समझ में भी आई कि एक स्टूडेंट स्पेस होना किसी भी हॉस्टल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में कितना ज्यादा जरूरी है, ताकि अथॉरिटी अगर कोई एंटी स्टूडेंट मेजर लेती है, एंटी एजुकेशन, एंटी वेलफेयर और जो भी हम बोले, जैसे जो एफर्मेटिव एक्शन के जो अगेंस्ट है, जो सोशल जस्टिस के अगेंस्ट है, तो उस पे बच्चे बात उठा पाए और अथॉरिटी से सवाल कर पाए, तो ये एक बड़ी एक बड़ा मुद्दा, एक लार्जर इशू है और एक स्पेस की लड़ाई है। और दिव्या दीदी ने बहुत अच्छी सही बात बोली है कि ये आजादी जिसकी बात करी जाती है और जिसपे 15 अगस्त में हमारी प्रोवोस्ट ने करा बोला, तो ये आजादी कोई आजादी नहीं है, और ये आजादी एक झूठी आजादी है, जहाँ पे अगर आप खुद औरत होते हुए आप अपनी जो आपके जो रेजिडेंट्स हैं, आप उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको आप मेंटली इमोशनली हैरेस कर रहे हैं, तो ये आजादी, मैं मानती हूँ कि ये कोई आजादी नहीं है। और ये जो हमारा जो पूरा टाइम पीरियड अभी रहा है और आगे भी अभी हम जो भी अथॉरिटी के साथ हमारी जो बातचीत चल रही है उसका जो आगे कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, तो ये मैं यही बोलना चाहूंगी कि एक हर स्टूडेंट को एक अवेयरनेस के लिए एक ताकि वो समझे कि उनका क्या राइट है और उनको ऐसे थ्रेटेंड फील होने की कोई जरूरत नहीं है। ये उनका यूनिवर्सिटी स्पेस है, ये उनका कॉलेज है, डिपार्टमेंट है, और अल्टीमेटली ये उन्हीं को बिलोंग करता है, ये कोई अथॉरिटी या हॉस्टल में कोई प्रोवोस्ट वार्डन को बिलोंग नहीं करता। तो ये जो अवेयरनेस है, ये कॉन्शियसनेस है, ये बहुत जरूरी है। और एक ये फर्ज भी बनता है, जो बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स इसको समझते हैं, उनको अपने साथियों को, आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो हॉस्टल मेट्स हैं, उनको समझाने की। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी, और एक बार फिर से मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, श्रेया जी और मीरा मैम और जो भी पूरी टीम है जिसने ये ऑर्गेनाइज करा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। दीपांशी, आप भी अपनी तरफ से फाइनल कमेंट दे सकते हैं। दीपांशी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, तो मैंने जब हमारी लास्ट सीवीएम हुई थी उसमें मैंने बच्चों को बोला था कि अगर हम कल के प्रोटेस्ट में जाते हैं, वो हमारा गोल्डन, वो बोलते ना कि कल का प्रोटेस्ट विल रिटन इन द गोल्डन पेजेस ऑफ द हिस्ट्री, क्योंकि सारी वुमेन एक साथ आके अपने लिए लड़ेंगी, अपने राइट्स के लिए बोलेंगी, अपने लिए बोलेंगी। सो हम एक हिस्ट्री कल क्रिएट करने वाले हैं, मैंने ये बोला था। और ये राजीव गांधी के हॉस्टल के उसमें एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा जब सब आके एक कॉमन कॉज के लिए खड़ी होंगी, और वो हुआ भी। और सारी जो फीमेल थी वो आई और अपने राइट्स के लिए खड़ी उठी। और इनफैक्ट आई फील कि वो, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। वो स्पार्क था जो हमने, मतलब मैं जब और अपने फ्रेंड से भी बात करी थी, एक स्पार्क वो जगाने की जरूरत है। वो होगा तो अगर हम शुरुआत करेंगे तो और लड़कियां और सब लोग शुरुआत करेंगे, ये बोलकर कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आई थिंक मेरा कॉन्स्टेंटली ये बिलीव है, मेरा हमेशा से रहा है कि मेरी एजुकेशन, अगर मैं अपनी एजुकेशन को अपने लिए एटलीस्ट कम से कम अपने लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए, अपने लिए बोलने के लिए यूज नहीं कर सकते, तो मेरी एजुकेशन का कोई यूज नहीं है। अगर मैं चेंज नहीं ला सकती एजुकेशन, अपनी एजुकेशन से, तो क्या फायदा। फैंसी आर्टिकल्स लिख लूंगी, फैंसी बातें क्लास में बोल दूंगी, वेल आर्टिकुलेटेड आर्टिकल्स, वेल आर्टिकुलेटेड स्पोकन इंग्लिश, बट इफ आई एम नॉट एबल टू यूज एजुकेशन, my education for some change, to bring some change, then I think there's no use of my education. If I'm privileged, let's use my privilege. तो ये मेरा कांस्टेंट बिलीव है, तो वो एक कांस्टेंट चीज मुझे पुश की है, और यही मैं मैसेज देना चाहूंगी। अगर आप प्रिविलेज है और आप एजुकेशन जो भी, आप उसको एक राइट कॉज के लिए यूज कीजिए। दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशी। और मुझे लगता है कि इस बात को हम इस तरीके से रैप अप कर सकते हैं कि टोनी मॉरिसन एक फेमिनिस्ट ऑथर और फेमिनिस्ट लाइक एक्टिविस्ट रही हैं। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है कि अगर आप फ्री हैं,
तो आपकी जिम्मेदारी है कि जो लोग फ्री नहीं है आप उनको फ्री करें, और अगर आपके पास पावर है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बाकी लोगों को एम्पावर करें। और अक्सर अगर हम हिस्ट्री को भी देखें तो ऐसा ही होता है कि जब एक लड़की आवाज उठाती है, वो लड़ने की हिम्मत करती है, तो वो बाकी सारी लड़कियों को मोटिवेट करते हैं कि वो भी लड़े। और मुझे लगता है कि राजीव गांधी हॉस्टल की जो रेसिडेंट्स हैं और आप लोग हैं और बाकी जो महिलाएं हैं, उन लोगों ने इस लड़ाई को लड़के दिल्ली यूनिवर्सिटी की बाकी लड़कियों के लिए भी एक रास्ता बना दिया कि वो भी इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लड़े और अपने स्पेस को रिक्लेम करें। तो मुझे लगता है कि हम इस सेशन को खत्म कर सकते हैं। और मैं बस एक बात ये और एक बात कहना चाहूंगी इस पूरे इशू को लेके, क्योंकि आज हम यहाँ पे विमेन रेसिडेंट्स जो विमेन स्टूडेंट है उसके अकोमोडेशन पे बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं और ये भी आंदोलन जो हमने देखा, और इन सारे आंदोलनों में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब में एक बहुत ही कॉमन चीज ये देखने को मिलती है कि वो हमेशा विमेन स्टूडेंट्स के सामने एक चॉइस रखते हैं। और वो चॉइस ये होती है कि यार, अगर तुमको हॉस्टल में रहना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सेफ्टी की जिम्मेदारी हॉस्टल ले, हॉस्टल इस चीज को इंश्योर करे कि तुमको मतलब लाइक अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो वो उस पर कुछ एक्शन ले, जो कि वो नहीं लेता है। तो उसके लिए तुम्हारे साथ जो हैरेसमेंट हो रहा है, तुमको जो सब्जुगेट किया जा रहा है, तुमको जो नीचा दिखाया जा रहा है, वो तुमको टॉलरेट करना पड़ेगा। मतलब हमारे सामने एक चॉइस रखा जाता है कि मतलब भाई तुमको ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ेगा अगर तुमको यहाँ रहना है, और अगर नहीं झेल सकते हो तो यहाँ से निकलो। तो मैं जितनी भी लड़कियां हैं उन सबके बिहाफ में यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, ना तो हम ह्यूमिलिएशन झेलेंगे और हम अपने अधिकारों के लिए भी लड़ेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग इस जो ये डायलेमा है, पेट्रियार्कल डायलेमा, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ना ही हम ह्यूमिलिएशन झेलेंगे, ना ही हम हैरेसमेंट को झेलेंगे, हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, हम कर्फ्यू टाइम के खिलाफ भी लड़ेंगे, हम आपकी मॉडल पुलिसिंग के खिलाफ भी लड़ेंगे, और हम अपने राइट टू अकोमोडेशन के लिए, अफोर्डेबल अकोमोडेशन के लिए भी लड़ेंगे। तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी चीज से, जीरो कॉम्प्रोमाइज हम लोग, हमारी तरफ से रहेगा हमेशा। तो मुझे लगता है कि इस मोमेंट में भी लड़कियों ने यही मैसेज दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को, एंड आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में हम लोग और भी आंदोलनों के जरिए और भी डिस्कशंस के जरिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेट्रियार्कल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि एक अनप्रेसिडेंटेड अटैक हम देख रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज के ऊपर। जब से एनईपी इम्पोज किया गया है उसके बाद हमने देखा कि ड्यू में अभी फी हाइक भी हुआ, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फी बढ़ाया गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि FIUP का जो करिकुलम है उसको पास कर दिया बिना टीचर्स और बिना स्टूडेंट से रिकमेंडेशन लिए। फिर हम देख रहे हैं कि जो इवन टीचर्स पे अटैक हो रहा है, जिन जिन कॉलेजेस में अभी इंटरव्यू हो रहा है उसमें जो 10-12 साल से जो टीचर्स एडहॉक पढ़ा रहे हैं उनको आप एडमिट नहीं कर रहे हैं, और जितने भी राइट विंग के टीचर्स हैं उन्हीं को आप एडमिशन दे रहे हैं, उन्हीं को आप परमानेंट पोस्ट दे रहे हैं। तो हर जगह से मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक हम लोगों पे है, और उसी में एक अटैक ये भी है कि हमारे हॉस्टल्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और स्टूडेंट्स को हॉस्टल से बाहर किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि ये जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है ये एंटी स्टूडेंट, एंटी विमेन, एंटी दलित, एंटी मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमें अपने सारे डिफरेंसेस को साइड करके एक साथ ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा और इसको चैलेंज करना पड़ेगा। तो इसी नोट के साथ मुझे लगता है हम आज का अपना डिस्कशन ये एंड कर सकते हैं, और सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।